अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। और दिन का आगाज़ बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ और बहुत सारी मालूमात, बहुत सारी नई बातों के साथ। आज के दिन का आगाज़ हम कुछ नई बातों के साथ भी करेंगे और नई सोच के साथ भी करेंगे। सोच यानी कि वो सब कुछ जो आपके और मेरे अतराफ़ में होता हुआ दिखाई दे रहा है, दरअसल वो किसी न किसी सोच का कोई एक नतीजा है। हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ महसूस कर रहे हैं, उसका जो हमें नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी सोच की अक्कासी कर रहा होता है। और यही वजह है, यही सोच हमें मज़ीद सोचने की तहरीक पैदा करती है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ मुस्बत रास्ते निकालें और मुस्बत रास्ते इख्तियार करें। मगर एक कहना चाहे ना कि एक मुज़हका खेज़ बात है, कुछ तशवीशनाक बात यह है कि ये सब कुछ जानते हुए भी, इसका इदराक रखते हुए भी हम सोचने से थोड़ा सा दूर भागते हैं। जो रद्द अमल हम देते हैं उसे हमने सोच का नाम दे दिया है। आपने किसी से कोई बात सुनी, किसी से कोई मालूमात ली तो फ़ौरन उस पर अपना रद्द अमल दे दिया और उसे सोच का नाम दे दिया। नहीं जनाब, ये सोच नहीं है। सोच दरअसल शऊर की उस सतह को कहते हैं कि जब आपके इल्म में कोई बात आए और आप कोई बात देखें, अपने माहौल में देखें, अपने अतराफ़ में देखें, या किसी दोस्त से, किसी साथी से कोई बात सुने, तो ज़रा लम्हे भर के लिए अपने जहन को कुछ ठहरने दें, उसको सोचें और सोचने के बाद फिर उसके ऊपर कुछ तहकीक भी करनी पड़ेगी, कुछ पढ़ना पड़ेगा। दरअसल आपके देखने का नाम और तहम्मुल के साथ देखने का नाम, गौर व खोज करने का नाम। गौर व खोज यानी कि अपने इस लफ्ज़ में अपने मायने खुद पिना है कि आप ध्यान भी देंगे और उस ध्यान देने के साथ उसके अंदर गौताज़नी भी करेंगे, उस मालूमात के अंदर उसकी डीप में जाएंगे कि जनाब ये क्या बात हमसे तकाज़ा कर रही है, और फिर जो नतीजा सामने आएगा उसे हम सोच कहेंगे। उस रद्द अमल को सोच नहीं कहेंगे जो हम फौरी किसी भी सवाल के जवाब में उसका जवाब दे दें। मगर इस सोच से हम भाग रहे हैं और भागने की वजह है कंफर्ट ज़ोन। कि वो कंफर्ट ज़ोन है जिसका शायद आज मुआशरा आदी हो चुका है। हम एक महदूद नज़रिए तक रहते हैं, आराम तलब हो गए और अपने कंफर्ट में रहना चाहते हैं। जनाब, सोचने के लिए तो आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, जैसे मैंने बताया कि पहले ध्यान भी देना है, फिर पढ़ना भी है, फिर उससे कोई नतीजा हासिल करना है। अगर ये सब कुछ हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है, यकीनी तौर पर हमें इसका बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। बहुत सारी बातें करेंगे और आज जो अपने शो का आगाज़ करेंगे हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे सीनियर कोरेस्पोंडेंट्स मौजूद हैं। अयाज़ राना साहब मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे, और खुर्शीद ज़मानी साहब मौजूद हैं। इनकी गहरी नज़र होती है जनाब शहर के मामलात पर, शहर की ख़बरों पर, और हम इसी नज़र का फ़ायदा उठाते हैं और इनसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करते हैं। और जब हम कराची की बात करते हैं ना और ख़बरों पर नज़र डालते हैं तो ज़रा मैं कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें आपसे शेयर करता चलूँ। सबसे पहले तो आप ये ख़बर सुने कि जनाब वज़ीर आला सिंध की कराची के लिए 75 अरब रुपए के मंसूबों की मंजूरी का अमल शुरू करने की हिदायत दे दी है वज़ीर आला साहब ने। ये ख़बर सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, चाहे अभी हिदायत ही हुई है मगर कुछ ना कुछ तो सामने आया है ना। फ़लाही इदारे की जानिब से गरीब तलबा के लिए नासा के लाइव सेशन का इनेकाद। सुबह का आगाज़ एक और अच्छी खबर के साथ, दो अच्छी खबरें एक साथ आई हैं। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो कुछ अबतर होती चली जा रही है। ये ख़बर ऐसी है कि जिससे हमें कुछ धचका लगता है। महकमा तालीम का साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के और आर्ट्स के शोबे में भी इजलास मुनक्किद किया है महकमा तालीम ने, और उसके अंदर जो वज़ीर तालीम है सरदार अली शाह साहब, उन्होंने बहुत की, उस पर भी हम बात करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर का वज़ीर आज़म को ख़त। अच्छा जनाब राना साहब, ये चैम्बर का वज़ीर आज़म को ख़त गया है शहबाज शरीफ साहब को, और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि नादरा बायोमेट्रिक का सिस्टम ख़त्म कर दें। हम तो बड़ा जदीद सिस्टम समझते हैं और वो अब कहते हैं कि फेशियल रिकग्निशन की तरफ हम जाएं। बुज़ुर्गों के हवाले से उन्होंने काफ़ी ज़ोर दिया, कहते हैं कि जनाब उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये क्या मामला है? देखिए, आपके और हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं, आप देखते होंगे कि जब सिम का मामला हो या बैंक अकाउंट का मामला हो, जब भी
जाते हैं आप, बायोमेट्रिक्स जो है वो लाजमी करार दे दिए गए हैं। चाहे आप अपना आईडी कार्ड रिन्यूअल्स में जाएं या अपना पासपोर्ट बनाएं, आपके ये वो अमल है जिसको बेसिक नेसेसिटी समझा जाता है, यानी कि मैंडेटरी कहलाता है। अब मसला ये है कि जब एज के साथ आपके ये बायोमेट्रिक्स की जो हाथ की लकीरें हैं वो घिस चुकी होती हैं और वो डिटेक्ट नहीं हो पाती जो हमारे, प्रॉब्लम आती है। और वो तवातुर के साथ वो कहते हैं जी नहीं आ रहा, आप सिम अपने बच्चे के नाम करा लें, आप सिम जो है किसी अपने रिलेटिव के नाम करके ले लें, हम नहीं ये कर सकते। तो ये एक बहुत, हमारे पास ऑल्टरनेटिव तरीक़ेकार तो मौजूद हैं दुनिया में, जदीद सिस्टम इसीलिए मुतारिफ होता है कि लोगों को आसानी हो। लेकिन बायोमेट्रिक्स आने के बाद कुछ लोगों के लिए आसानी तो है, लेकिन जो बुज़ुर्ग शहरी, जो सीनियर सिटीज़न जिनको हम कहते हैं, उनके लिए वाकई ही ये एक बहुत परेशानी का मतलब। मेरे वालिद साहब के साथ भी यही प्रॉब्लम है, बैंक में जाते हैं या जाना है तो वो बायोमेट्रिक्स नहीं आते। मशीनें अब ऐसी आ गई हैं, पोर्टेबल्स हैं जो आपके घर पे भी बैंक आके बायोमेट्रिक्स करने के लिए तैयार होते हैं। सिम वाले भी आपको पोर्टेबल आते तो उसमें नहीं आते। तो ये एक दूसरा तरीक़ेकार है कि आप आँख का, रेटिना का आपका जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है फेक रिकग्नाइज़ करके, यानी चेहरे की तस्वीर लेके उसको रिकग्नाइज़ किया जा सकता है। तो कम से कम बुज़ुर्ग शहरी जो गर्मी में मुश्किलात से लाइनों में खड़े होने के बाद नंबर आए और उसके बाद वो काम भी ना हो, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। कराची चैम्बर के जो जावेद बिलवानी साहब जब नए अभी प्रेसिडेंट आए तो हमने ये देखा है कि ये उनका दूसरा ख़त है जो इस तरीके से सामने आया। पहले उन्होंने लिखा कि डेंगू और इस तरह के केसेस कराची शहर में बढ़ रहे हैं तो बल्दियाती इदारे उसके ऊपर काम करें, सिंध हुकूमत काम करे। अब दूसरा उन्होंने ख़त लिखा है ये वज़ीर आज़म को, जिसके अंदर कहा है कि इसके ऊपर भी काम किया जाए। जो बुज़ुर्ग शहरी हैं जो इधर उधर सब जगह दर बदर की ठोकरें खाते फिरते हैं, तो उससे बचाने के लिए उनके लिए सीनियर, जब उनका लफ्ज़, उनको सिटीज़न, उनको आप हर जगह एक अलग लाइन रिस्पेक्ट देने के लिए, तो ये बहुत अच्छा इकदाम होगा अगर नादरा इसके ऊपर चला जाए और इसके ऊपर काम किया जाए और हुकूमत इस ऐसी टेक्नोलॉजी अदारों में मुतारिफ करा दे जो सीनियर सिटीजन के लिए आँख या चेहरे की रिकग्निशन कर सके। मतलब जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो क्यों हम एक ही चीज़ के ऊपर अभी तक स्टक हुए हुए हैं? हाँ, जब बायोमेट्रिक हम ला सकते हैं तो फेशियल रिकग्निशन आजकल तो ऑफिस में होती है। ऑफिस में कोई हाजिरी मशीन लोगों की ऐसी लगी हुई है कि आप अटेंडेंस उसी पे लगाते हैं। सलूक का जिक्र किया गया, तो इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं कि फिर स्टाफ में कुछ इस तरह देखिए ना, ऐसा यूँ होता है, फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि बुजुर्ग शहरी आपको पता है थोड़े से कहते हैं मैं आ गया हूँ, नहीं आ रहा, ये उंगली कर लो, कोई नया दूसरा समझने में थोड़ा देर लगती है क्योंकि एज के साथ वही बच्चा हो या बुजुर्ग दोनों के फिर जहन एक जैसे हो जाते हैं। जैसे बच्चे जिद करते हैं तो फिर बड़े बुजुर्ग यही समझते हैं कि सामने, अगर मेरे सामने एक 80-85 साल का आदमी आएगा तो मुझे मेरे साथ वो जिरा करेगा क्योंकि मैं उसके बच्चों की तरह हूँ या उसके छोटे बच्चों को वो देख रहे होते हैं। तो लोग, उनके पास वर्क लोड होता है। नादरा के अंदर वर्क लोड है, वाकई में है। ये बात ऐसी नहीं कि नहीं, आपने भी और हम जब जाते हैं बाहर वहाँ लाइनें लगी होती हैं, ये नहीं कि अंदर खाली और बाहर लोगों को खड़ा किया, अंदर तो राना साहब ये लाइनें भी सिर्फ इसलिए नहीं लगी कि हम उस टेक्नोलॉजी तक पहुँच नहीं पा रहे हैं जिस तक हमें अब तक पहुंच जाना चाहिए था, कुछ सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन टेक्नोलॉजी का मसला नहीं है, एक तो इनके इदारों में लोग ऐसे खुद मौजूद हैं जो जो काम सही नहीं करना चाहते, और हमारे यहाँ कुछ एजेंट माफिया या वो लोग जो नादरा का, जब हमने देखा कि बहुत सारे अफगान शहरियों के कार्ड बन गए, तो उन चीज़ों को या वो चाहते ये हैं कि इसकी अथेंटिसिटी जो है वो कायम रहे, और जो कोई फेक या कोई ऐसे लोग जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं, मैं सिर्फ नादरा की बात कर रहा हूँ, बाकी इदारों पे भी, बैंक्स में अगर जाते हैं, अगर उनके साथ बैंक्स में ऐसा कोई सलूक होता है तो वो जो है नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि बैंक वाला वो बैठा हुआ सिर्फ इसीलिए, वो प्राइवेट इदारा है, आपका अगर वो कस्टमर है, आपने उसको कस्टमर सर्विस देनी है, से फैसिलिटेट करना, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो या स्टूडेंट हो, कोई बिजनेसमैन हो, ये उसका क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि बड़ा अकाउंट होल्डर है तो उसको आप इज्जत देने उसके ऑफिस ही पहुंच जाएं। जी जी, ये तो बैंक कर देते हैं, लेकिन मैं सरकारी इदारों से अलग हो के अगर बैंकिंग सेक्टर या किसी मोबाइल कंपनी में कोई जाके उनके साथ नारवा सलूक है तो वो तो भाई काबिले बर्दाश्त नहीं है, उनके खिलाफ तो ऐसी कार्रवाई हो कि लोगों के लिए वो एक इबरत का निशान बने। अगर बुजुर्ग शहरी के साथ करते हैं, चाहे बच्चे के साथ तशद्दुद हो या बुजुर्ग शहरी के साथ बदतमीजी हो, दोनों बराबर हैं। मेरी नज़र में तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि उसके लिए कोई नाकाबिले बर्दाश्त होनी चाहिए, और आप लोगों को ये चीज़ इदारों के अंदर सिखानी चाहिए अपने स्टाफ को कि किस आदमी के साथ कैसे बात करनी है, ख़ास करके सीनियर सिटीजन को दुनिया के अंदर जो है वो अपने वालिदैन ही की तरह ट्रीट किया जाता है, स्पेशल जो कहते हैं ना प्रोटोकॉल दिया जाता है उनको। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से लोग जो वो प्राइवेट इदारे, जब बैंक्स ले लें या ये मोबाइल कंपनीज़ के ऑफिसेज़ ले लें या उनकी ब्रांचेस ले लें, फ्रेंचाइजीज़ ले लें, क्योंकि वो तो और नीचे तक आ जाए ना, प्राइवेट होती चली जा रही हैं चीज़ें,
तो तो खुदारा एक मुस्बत इकदाम है चैम्बर की जानिब चैम्बर बड़ा की जानिब से तो initiative बहुत लिया अच्छा गया। एक अच्छा इनिशिएटिव लेने के लिए उन्होंने एक राह दिखाई है। अब इसको अगर वो अपने लिए मशाले राह समझ लें और इसको अपनाना शुरू कर लें तो उनके आपके मेरे अब बड़े लोगों के लिए तो भाई कोई मुश्किल ही नहीं है ना, वो तो मिनिस्टर का अब्बा है तो मेरे ख्याल से पूरे लोगों के पीछे सब चले आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इस तरीके से अगर चैम्बर इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा है तो हुकूमत को एक राह दिखाई है, उसके ऊपर पे काम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब अब जैसे हम इब्तिदा में बात कर रहे थे कि ये वो सोच ही है ना, मुस्बत सोच जिसका आगाज़ हुआ है, तो जब सोच का आगाज़ होता है तो फिर यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं उस पर अमल दरामद भी होता है और उसके खातिर ख्वाह नताइज जो हैं वो सामने आते हैं। खुर्शीद रहमानी साहब से मैं बात करूँगा। बड़ी मैं खबर आप भी पढ़ रहा था कि जनाब पाकिस्तान में सूद के ख़ात्मे की हतमी तारीख शामिल करवाने पर तमाम पार्लिमान और बिलखुसूस मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद पेश की जा रही है, ऐसा कहना है मुस्तफ़ा कमाल साहब का, जो कि मरकज़ी रहनुमा है MQM के। आपकी सियासी जमातों पे बड़ी नज़र होती है, ये सब कुछ जो काफ़ी दिनों से चल रहा था और बिलाखिर उसका एक नतीजा सामने आया, इस वक्त सियासी जमातों में इसके हवाले से क्या बातचीत हो रही है और इस अमल को कैसा देखा जा रहा है? देखिए, बहुत शुक्रिया साबरी साहब। ये जो आइनी तरमीम के हवाले से बड़ी तपस्या हुई है और इस पर जो है वो ख़ास दिनों से तमाम सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त और फिर MQM पाकिस्तान और उसके अलावा मुस्लिम लीग नून, ये तीनों जमातें मरकज़ी सतह पर जो है वो इसकी कोशिशें कर रही थी। और आपने देखा कि बल्कि पूरी पाकिस्तान की आवाम ने देखा और मीडिया पर भी ये चीज़ें हाईलाइट हुई कि रात दिन बस सिर्फ इसी की कोशिशों में थे कि बस किसी तरह से आइनी तरमीम जो है वो बहाल हो जाए और इसमें अमेंडमेंट हो जाए। इस पर रात में भी उनके इजलास हुए और पार्लियामेंट का सेशन भी हुआ, चूँकि वो वक्त ऐसा था और फिर अरकान पूरे नहीं हो, फिर वो सेशन उनको एडजर्न करना पड़ा। इसी तरह गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जो है वो इस पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ और मौलाना फजलुर रहमान जो ख़ास दिनों से उनकी आवभगत की जा रही थी, जी हाँ, और फिर वो इस बात को मानने को तैयार हो गए कि ये अमेंडमेंट्स जो हो रही हैं इसमें मैं अपना किरदार अदा करूँगा। और फिर दूसरी जो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की जो जमात है वो ख़ासी मुश्किलात में है, लेकिन वो भी इस आइन में अमेंडमेंट्स के लिए तैयार हुई और उन्होंने अपना किरदार अदा किया। तो अगर ये इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं अगर ये मुल्की मफाद में है और यकीनी तौर पर कोई इस पर जो मुत्तफ़िक़ा राय है तो इस पर तमाम सियासी जमातों का एक नज़रिया ये है कि ये मुल्की मफाद में है, इस पर सूद का मामला भी है, दीगर और बहुत सारी शिकें भी हैं। तो देखें ये कि अमेंडमेंट्स की हद तक तो ठीक है, लेकिन हमारे मुल्क में कानून बनते हैं, माजी में बनते रहे हैं और इसी तरह बनते रहेंगे, खा वो सिंध असम्बली का मामला हो, कौमी असम्बली का मामला हो या सेनेट का मामला हो। लेकिन हमारे मुल्क में कानून बनने के बाद उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पाती, ब्लैक कर जाते। ठीक है, तो क्या ही अच्छा होता कि ये सारे सियासी जमातें सर जोड़ के बैठते कि इस मुल्क को माशी दलदल से कैसे निकालना है, यहाँ से बेरोज़गारी कैसे ख़त्म करनी है। आवाम को ऐसी किसी तरमीम का इंतज़ार है? जी, आवाम को ऐसी तरमीम का नहीं, बल्कि उस तरमीम तो मौजूद है, आवाम के तमाम हुकूक मौजूद हैं कि जो बुनियादी लोगों को मिलने चाहिए वो तमाम हुकूक पहले से मौजूद है। आइन में वो हुकूक दिए हैं, आपको और मुझे दिए हैं, आवाम को वो हुकूक दिए गए हैं, माजूरों को वो हुकूक दिए गए कि 5% कोटा माजूरों को दिया जाए, नाबीनाओं को कोटा दिया जाए। लेकिन बात बदकिस्मती से हमने देखा कि कराची प्रेस क्लब पे गुज़िश्ता साल भी माजूर अफराद आके एहतजाज हुआ उनका और उन माजूर अफराद पे पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। तो वो हुकूक तो दिए गए हैं लेकिन हुकूक उनके सल्ब किए जाते हैं। तो बात ये सिर्फ ये आइन की अमेंडमेंट से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे उस पर अमल दरामद के लिए भी अब हमें कोशा होना पड़ेगा और यकीनी तौर पे जब हम कोशा होंगे तो फिर आवाम को भी रिलीफ हासिल होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बातों का सिलसिला जारी है और सिलसिले को वहीं से हम जोड़ेंगे जहां से कुछ देर के लिए मुनक़ता कर दिया था। और मैं बात कर रहा था आज की ताज़ा तरीन ख़बरों के हवाले से, और ख़बरों की जब बात कर रहे हैं मेरे सामने एक बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है और वो ख़बर ये है कि जनाब अब कराची में फ़ाइनली काम होगा इंशाल्लाह। हमारी दुआएं उम्मीद करते हैं 75 अरब रुपए के मंसूबे वज़ीर आला सिंध ने जो है उसकी हिदायत दे दी है कि जनाब उनकी मंजूरी की हिदायत दे दी है और उस पर बताया जा रहा है
कि 75 अरब 63 करोड़ 90 लाख से जायद के एक रकम के 162 मंसूबों की मंजूरी का अमल शुरू करने की हिदायत दे दी गई है। शहर कायद पर मजमूई तौर पर 187 अरब रुपए और 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ऐसा कहना है वज़ीर आला सिंध साहब का। और इस पर हम बात करेंगे अपने रिपोर्टर से अयाज राना साहब। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं तो बड़ा खुश हो गया हूँ। 75 अरब तो बड़ी रकम है। ताज भाई, आप भी माशाल्लाह एक अरसे से काम करते आ रहे हैं, फील्ड के अंदर रहे हैं, ऐसी खबरें कितनी सुनी और कितनी देखी और कितना इम्प्लीमेंट हुआ, ये बताइए। इम्प्लीमेंट की बात नहीं कर रहे, खबरें तो अच्छी आती है। हाँ। यार बात ये है, इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे ये बात कहते हैं कि आप प्लीज़ नारे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये प्रेस रिलीज़ ये जारी करना छोड़ दें, आप हमें खबर ना दें। अच्छा, आप अब काम करता हुआ दिख जाएगा हमारी नज़रों में, पूरे शहर में घूमते हैं, वो खुद ही खबर बन जाएगी, वो खुद खबर हम बना लेंगे। आप काम शुरू कर दें बगैर किसी ऐलान के, हम आपकी खबर खुद बनाएंगे। सिटी 21 के रिपोर्टर इस बात को आज आप आवाम से भी वादा करते हैं, ये तो बड़ी जबरदस्त हुकूमत ऑफर से दे भी दिया वादा आपने। करते हैं हाँ। कि आप किसी गली मोहल्ले में काम करें और आप प्रेस रिलीज जारी ना करें, आपके काम ख़त्म की ग्राउंड ब्रेकिंग से लेके उसकी तकमील तक अगर हम आपको रोज़ खबर चला के ना दिखाएं तो हम जो आप प्रेस रिलीज में सज़ा लिखेंगे वो हम तैयार हैं करने की। आप प्रेस रिलीज जारी ना करें। हमारे रिपोर्टर हर शहर की एक गली में घूमते फिरते हैं, हमें हर चीज़ नज़र आ जाती है। आप इस वक्त सिटी 21 के रिपोर्टर से छुपा हुआ काम छुपा हुआ नहीं है आपका। किसी गली में भी काम हुआ, आपने ये प्रेस रिलीज जारी कर दी है। आप शाहराहों को के ऊपर बात कर रहे हैं ना, मेन प्रोजेक्ट्स बड़े बेसिकली अब मसला क्या हो गया, सबको तशरीह चाहिए, सबको मीडिया की हाइप चाहिए, सबको सियासत चाहिए। अच्छा। आप और मैं बैठ के इस वक्त उनकी वो प्रेस रिलीज के ऊपर बात कर रहे हैं जो वो उन्होंने ऐलान कर दिया। ये बड़े मंसूबे हैं, ये मंसूबे हैं भाई। कराची के 8 बड़े मंसूबे काम कर रहे हैं। कराची का K4 का मंसूबा काम कर रहा है। K4 का डिजाइन चेंज हो गया। हाँ जी, अब वो बरसात हो गई, अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब सड़कें ऐसी बनेंगी जैसे रेड कारपेट बिछ जाएगा। भाई बिछा के दिखाओ, नारेबाजी नहीं चलेगी। अब हम ये बात बोल चुके। क्या अयाज साहब, हमें सिर्फ मरकजी सड़कें चाहिए या हमें उस यूसी उस टाउन की गली भी बनानी है जिसमें आप और मैं रहते हैं? देखें, मैं ये बात फिर दोबारा बोलता हूँ कि आपके पास इस वक्त लोअर गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर मौजूद है। आपके टाउन चेयरमैन मौजूद हैं, आपके पास यूसी चेयरमैन मौजूद हैं, आपके पास काउंसलर्स मौजूद हैं। आपको हर गली का एक नुमाइंदा मौजूद है, वो आपके ऑफिस में टाउन के आपके यूसी के ऑफिस में बैठा हुआ मिलेगा। एक बंदा तो मिलेगा ना जरूर, जो आप टहलते हुए जाएंगे तो उनकी शिफ्टेड ड्यूटी है। चेयरमैन नहीं भी बैठा हुआ, किसी काउंसिल इजलास में गया हुआ है, किसी मेयर के पास गया हुआ है, किसी टाउन के चेयरमैन के पास गया, तो नीचे का नायब उसका बैठा हुआ कोई काउंसलर मिलेगा। आप काम तो शुरू करें। वो उनके पास तो गटर का ढकना नहीं है बेचारों के पास। वो गटर के ढकने के लिए बोलेंगे अगले 5 मिलेंगे तो आप में उसमें नाम लिखवा दें, हम आपको दे देंगे। अब उसके बाद आप जब जिस दिन बुलाए उस दिन ना पहुंचो तो वो कोई और ले जाएगा। तो ये तो वो आलम इस शहर का साथ, तो ये तो आलम किया हुआ है। इसके अंदर भी आधा जो चेयरमैन है वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आधे जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो उनकी नहीं सुनना चाहते, वो उनको पैसे नहीं देना चाहते। जो उनके पास पैसा है वो उन इलाकों में काम करना चाहते हैं जहाँ मुत्तहदा का वोट बैंक था। खुल के मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जमात इस्लामी के वो इलाके या पीपल्स पार्टी के वो इलाकों के जहाँ उनको पता है कि मुत्तहदा का वोट बैंक रहा था पिछली दफ़ा, उनके जो चेयरमैन जीते थे, उन इलाकों में काम नहीं हो रहा। आप गली मोहल्ले में जाएं, लोग आपको बददुआएं देने पे आ चुके हैं लोग, और वो हमसे बात करते हुए कहते हैं यार तुम लोग आ जाते हो, तुम्हारी सुनता कौन है? हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं हम क्या बोलें, तुम बोल के थक गए। बात ये है कि सियासत छोड़ें। सियासत नाम इंसानी खिदमत का है, जमहूरियत का नाम जमहूर की तो खिदमत कर लो। बिल्कुल ऐसा है। कोई खिदमत सिर्फ नारे और ये प्रेस रिलीज से अब काम नहीं चलेगा। हमें भी अब वैसे भी प्रेस रिलीज की खबर बनाने का दिल ही नहीं चाहता। सीधी बात तो ये है कि ये खबरें बननी ही नहीं चाहिए। जब खबर वक्त बनेगी जब आप ग्राउंड पे काम करेंगे, जब आपका हम रात को देखेंगे कि अगर दिन में आप काम नहीं कर रहे, रात में भी काम कर लें भाई, तो सुबह में नजर आ जाएगा कि ये नया रोड बन गया। हम सुबह खबर चला देंगे कि रात के अंधेरे में पीपल्स पार्टी या मुर्तज़ा वहाब ने आके उनके चेयरमैन ने रोड की पेवनकारी कर दी, और हम ये सुबह आके चला के दिखाएंगे इस सड़क की अब ट्रैफिक की रवा आप देख लें।
चल रहा है। यहाँ कोई धूल मिट्टी नहीं है। यहाँ सब लोग मिट्टी, ये धूल, ये आपने कौन सी बात छेड़ दी है खुर्शीद साहब? ये धूल मिट्टी कहाँ से आ गई है इतनी? कराची में धूल मिट्टी, डॉक्टर्स के पास लाइनें लगी हुई हैं, आप सड़क पे निकले, आप तो बड़ा ज़बरदस्त मैं देख रहा हूँ कि वाइट शर्ट पहनकर आए। ये वाइट बरकरार कैसे रह गई? आप गाड़ी में आए, मोटर बाइक पर आए, कैसे आए? या जैकेट वैकेट कोई अपर पहन कर आए? देखिए, कराची की जो इस वक्त सूरत हाल है, तो यहाँ जहाँ बजा तरक्याती काम जो चल रहे थे, ऑन गोइंग प्रोसेस थे, वो रुक गए थे। जिस तरह जो BRT का काम है हमारा गुलशन रोड, ये तकरीबन 19 किलोमीटर तवील ये सफ़र है इसका, जो मलिक हाट से शुरू होता है, फिर मेन यूनिवर्सिटी रोड से होता हुआ फिर नुमाइश पे इख्तिताम पजीर होगा ये जो BRT का मनसूबा। अब वहाँ वक्तन फ़वक्तन जो है वो तरक्याती काम चल रहा है, और उसकी वजह से ये जो पूरा ट्रैक है, इस पूरे ट्रैक के ऊपर जो है वो मुस्तकिल धूल और मिट्टी उड़ रही होती है, जिसकी वजह से जो शहरी जो यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म जा रहे होते हैं, तालिबात जा रही होती हैं, वो मुस्तकिल तमाम वो ऐसा लगता है जैसे मैं कई दफ़ा विज़िट किया, ऐसा लगता है जैसे कोविड का ज़माना दोबारा आ गया। हर शहरी वहाँ से गुजरने वाला, वहाँ के इलाका मकीन मास्क जो है वो 24 आवर्स लगाने पर मजबूर है, और घरों में मिट्टी, घरों के अंदर मिट्टी जा रही है, मुस्तकिल धूल जा रही है। जैसे वो उस ट्रैक के लोग, और या फिर जो उस ट्रैक पर जो हादसाती तौर पर जाते हैं, वो परेशान हैं। इसके अलावा जो आपने जिक्र किया वज़ीर आला सिंध की खबर का, ये 2 हफ्ते कबल भी उन्होंने इसका इजलास बुलाया था और कहा था कि जो प्रोजेक्ट जारी हैं वो फौरी तौर पर उनको ख़त्म किया जाए, और जो ADPs में स्कीमें शामिल हैं उनको फिलफौर जो है वो मुकम्मल किया जाए, और उनकी रिपोर्ट मुझे अरसाल की जाए। तो इसकी ये जो इस तरह की जो खबरें हैं गर्दिश कर रही हैं शहर की तरक्की के हवाले से, ये खुशाइन बात है, इनके काबिल तहसीन इक़दाम है जो CM साहब कर रहे हैं। इसके अलावा मतलब गुड़ ना दें, गुड़ जैसी बात तो कर रहे हैं, लेकिन बात ये कि ये चीज़ें आप ही जो हमारा भाई आप बातों से खुश हो रहे हैं। कोरंगी से मुल्क का इब्राहिम हैदरी है। इब्राहिम हैदरी की अगर आप UC में चले जाएँ तो वो आपको यूँ महसूस होगा कि 1948 का पाकिस्तान है। वहाँ की गलियाँ, वहाँ के रोड, वो इस वक्त ऐसा मंजर पेश कर रहे होते हैं, कचरे से हटी हुई गलियाँ हैं। वहाँ के जो पानी, मैंने खुद उसको रिपोर्ट किया, पानी वहाँ का ऐसा था साबरी साहब कि बिल्कुल गदला पानी था, और लोग उसे बॉयल करके पीने पर मजबूर हैं, और किडनी के मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं, और लोग बद्दुआएँ दे रहे हैं, दुआइयाँ दे रहे हैं, और नोहा पढ़ रहे हैं कि सिंध हुकूमत का, हालांकि वो वोट भी इनको देते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, ये तो शहर का इलाका है। उसके अलावा इससे जो इब्राहिम हैदरी से मुंसलिक जो दीगर जो गोट हैं, लासी गोट है, चश्मा गोट है, दीगर जो गोट है, वहाँ बुनियादी सहूलियात ही ना पैद हैं सर। इनका नाम गोट है, पर है तो ये कराची में ही है। और यहाँ से MLA भी मुंतखब होते हैं, MPs भी मुंतखब होते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसमें टाउन चेयरमैन भी मौजूद है। उसके अलावा तमाम इनकी पूरी काबीना मौजूद है। लेकिन बात बस किस्मत से यही है कि जो बुनियादी ज़रूरियात है, बुनियादी सहूलियात हैं, वो शहरियों को मिलना शुरू हो जाएँ तो मैं समझता हूँ बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन ये हल नहीं हो रहे। लोग जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर, आपने देखा कराची में मुख्तलिफ जगहों पे कोई ना कोई किसी ना किसी सतह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा होता है। मतलब अगर मैं भी आज बात कर रहा हूँ तो मैं भी आवाम का मुकदमा लड़ रहा हूँ, फयाज़ राना साहब भी आवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं, CT21 भी रोज़ाना की बुनियाद पर हर रिपोर्टर इलाके के मसाइल बयान कर रहा होता। और हमारा तो स्लोगन यही है कि शहर की बातें, हम तो शहर की हर बात को डिस्कस करते हैं, हर मसले को डिस्कस करते हैं, किसी तरह से वो मसला खूबसूरती से हल हो जाए और लोगों को जो है सुकून का सांस महसूस। अच्छा, ये 75 अरब रुपए में जिस 162 मंसूबों का जिक्र किया गया, आप 1 बाय 1 मुझे बताइएगा, ये 162 मंसूबों में क्या सिर्फ मेगा प्रोजेक्ट्स हैं? क्या सिर्फ अंडरपास और पुल बना देने से शहर की तरक्की हो जाती है, या शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में दीगर चीज़ें भी अहमियत रखती हैं? इस वक्त कराची शहर की जो सूरत हाल है उसमें क्या मरकज़ी सड़कें अगर हम बनाना पहले शुरू करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, या इलाकों में काम करना शुरू करें वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा? देखिए, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त शहर में मौजूद है जो बल्दियाती निज़ाम का होता है। उसमें टाउन चेयरमैन जिस तरह याद राना साहब ने बात की कि हमारे पास बुनियादी स्ट्रक्चर मौजूद है, और जब बुनियादी स्ट्रक्चर मौजूद होता है तो जब इख्तियारात की मुंतकली है, जो आइनी तरमीम के हवाले से जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने की थी लास्ट गवर्नमेंट में, जब आइनी तरमीम मौजूद है, उसके अलावा हमारी इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हैं, लेकिन फिर बदकिस्मती से वो क्यों नहीं हो पा रहा मामला कि टाउन चेयरमैन क्यों नहीं काम कर पा रहे, आपके काउंसलर क्यों नहीं काम कर पा रहे? तो वही इख्तियारात का मामला है। और जहाँ उनकी हुकूमत अक्सरियती बुनियाद पर है, वो उस इलाके में कुछ काम होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर मिलीजुली गवर्नमेंट है वहाँ काम नहीं हो पा रहा। वो गवर्नमेंट भी वाज़े तौर पे कहती है, बल्दिया उस्मा कराची भी वाज़े तौर पे कहती है कि तमाम टाउन्स को यकसा फंड्स मिलते हैं, यकसा स्कीम्स मिलती है, चाहे उनका चेयरमैन किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। नहीं, मिलते तो हैं, लेकिन बात हमें काम तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जी, आपने भी और पिछले दिनों लियारी का विजिट किया। लियारी में आप देखें क्या बुरा हाल है।
लियारी तो अपना गढ़ कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हमारा गढ़ है, और वहाँ पर जो 50-50 गज की जो है वो प्लाट्स के ऊपर बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ये कौन नक्शे अप्रूव कर रहा है? ये कौन इंसानी ज़िंदगियों से खेल रहा है? तो भाई इस बात के ऊपर ये तशवीशनाक बात है, जो सिंध गवर्नमेंट के पॉजिटिव काम भी है वो भी नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो इस बात पर सोचना होगा कि हमें ये जो पॉजिटिविटी है सिंध हुकूमत की, वो नेगेटिविटी में क्यों जा रही है? जब फंड्स भी रिलीज हो रहे हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? वो पैसा कहाँ जा रहा है? अयाज राना साहब, मुझे ये बताएं कि जब हम पिछले कुछ सालों पर नज़र दौड़ाते हैं तो कराची शहर में एक बहुत अच्छा काम जो हमें दिखाई देता है, जिसके लिए लोग आज भी दुआएं देते हैं, वो है जनाब पीपल्स बस, जिससे वाकई कुछ ना कुछ शहरियों को रिलीफ मिली है। वरना तो हम जिन बसों में धक्के खा रहे थे उसमें शायद लोग अपने जो है वो कैटल्स को भी ना ले जाए ना। ये एक अच्छा इकदाम था। इसी तरीके से अब सिंध गवर्नमेंट जो ये 162 मंसूबे हैं, इस पीपल्स बस के मुकाबले में कौन सी ऐसी चीज़ लेकर आए जो कुछ तो गुनाहों को धो दे? देखिए, हमने भी सुना भी था कि उन्होंने सोचे वो जो ट्रेन वाला मंसूबा है, जी 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 जी, क्या सर्कुलर रेलवे, बात चल रही है पत्नी वो सर्कुलर रेलवे गुलशन के लिए, वो ट्रैक के ऊपर काम हुआ। आपने 13D का वो फाटक, वो जो जिलानी स्टेशन जंक्शन खत्म हुआ, वो फाटक खत्म हुआ, उसके ऊपर नीचे से अंडरपास बना, बड़ी इंक्रोचमेंट हटाई गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अभी भी जू का तू ऐसे ही आप घूमते हैं, आप चीजें देखते हैं, आप हमसे ज्यादा शहर की नर्व देखते हैं, पूरा शहर की जगह जगह आपने घूमा है। अगर हम कहीं फंसे हुए हैं, आप तो रोज निकलते हैं ना, आप भी ऐसा ही प्रोग्राम करते हैं, कहीं फील्ड में काम प्रोग्राम कर रहे हैं, आप लोगों से मिलते हैं, तो कहीं कुछ होता हुआ नजर आया आपको? इस वक्त देखें, अगर सड़कें हमारे पास कुशादा या सड़कों का मसला है। राना साहब, मैं इस जिलानी स्टेशन पर दोबारा बात करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और हम जिन ख़बरों पर बात कर रहे थे, यकीनी तौर पर बड़ी सहर हासिल गुफ्तगू होती है जब हमारे ऐसे फील्ड रिपोर्टर्स जिनकी नज़र भी होती है, ये लोगों से मिल भी रहे होते हैं, उनके मसाइल भी सुन रहे होते हैं, फिर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे होते हैं उसके पीछे के हक़ाइक़ भी जान रहे होते हैं। तो ज़रा ख़बर की असल ख़बर पर हम बात कर रहे थे, और हम बात कर रहे थे सर्कुलर रेलवे के हवाले से, जिलानी स्टेशन का जिक्र कर रहे थे आप। तो जिलानी का आपको वही बता रहे थे कि इस वक्त एक पहले जंक्शन था, एक तो स्टेशन था पूरा जिलानी, जिसके साथ वो पूरी इंक्रोचमेंट थी वहाँ, वो उसके साथ पार्क था, पार्क में बाज़ार लगता था, वो ख़त्म कराया गया। उसके इर्द गिर्द जो झुग्गियाँ लग गई थी, बस्ती पूरी बन गई, दुकानें बन गई, फर्नीचर मार्केट बन गई, घर तामीर हो गए, वो सब चीज़ें खाली कराई गई। उसके बाद वहाँ पे 2 जगह ऐसी थी जहाँ उसके नीचे से ट्रैक को क्लियर करने के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए, वो क्योंकि फाटक थे वो ख़त्म करके उसके लिए अंडरपासेस बनाए गए, उसके लिए ओवरहेड बड़ा डाइवर्जन दी, सड़कें नई डाइवर्जन के लिए सड़कें तामीर, हमने बड़ा तेज़ी से काम होता हुआ देखा। लेकिन अब वो कहाँ जाके रुक गया? अब वो सिर्फ एक जलानी तो नहीं है ना, शहर की कनेक्टिविटी फिर होनी है, वो तो पूरे शहर की कनेक्टिविटी थी, जो एक मैप आया था सर्कुलर मलीर से शुरू होना है, यहाँ पूरा इस तरफ से खोपरा पार भी जाना है, मेन ट्रैक आपके ऑल्टरनेटिव तरीके से इसको चलाना था। लेकिन कहाँ हैं चीज़ें, कहाँ सिर्फ पेपर वर्क और दावों और बातों तक। मैंने बोला देखें, दावे बातें प्रेस रिलीज पे काम नहीं होगा, जब जैसी वहाँ पे काम शुरू होगा हम आपको खबर दे देंगे। अच्छा, जितनी कराची शहर की आबादी है, अगर ये हमारा रेलवे का निज़ाम मजबूत हो जाता है, एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है शहर। सड़कों की आपको बसें कितनी चाहिए? इस वक्त बसें कितनी आई हैं? 300, ये तो 500 है जी, 100। हमें 8,000 से 12,000 बसों की ज़रूरत है इस शहर को। 8 से 12,000 रेड पीपल बस सर्विस चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इतनी सड़क चाहिए आपको इसको चलाने के लिए। ना तो सड़क है ना पैसा है। अब एक इन्होंने टेस्ट रूट हुआ था, हमने यहीं इस पे बात करी थी, जो लियारी के गलियों के अंदर से चलना जी, था। जी 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 जी। अब आप बस का साइज देखो, जो शारे फैसल पे बसें चल रही हैं, 18 मीटर की बड़ी बस है वो। चलो वो नहीं, उसके बाद वो छोटी एक और जो पिंक बस सर्विस लाता है या वाइट। अब मसला क्या है कि ओल्ड सिटी एरिया के अंदर इस वक्त दोपहर के 12 बजे क्या हाथ गाड़ी वाले नहीं घूमते? बिल्कुल घूमते हैं। गधा गाड़ी वाले नहीं घूमते? बिल्कुल होते हैं। ठेले वाले नहीं घूमते?
उसके बाद सोने पे सुहागा हमारे बेहतरीन लोग चिंची वाले जो लेके आपको आजकल जिनका बस गलियों मेन रूट के बाद तो अंदर के ट्रैक्स जहां आपने बस सर्विस देनी थी वो चिंची माफिया के हाथ में आ गई ना। वो ऐसे आपके ऐसा लगता है आपके घर के दरवाजे से उठाता हो, जहां आपने जाना आपको वहां छोड़ देगा, भले आप 2 चिंची बदल के जाएं। ऐसे ही हो रहा है, चिंची इसी तरीके से चल रहे हैं ना। ऐसा ही है। अब इन गलियों के अंदर जहां आम आदमी साइकिल और मोटरसाइकिल के साथ नहीं गुजर सकता, वहां आपने ये बस सर्विस चलानी है। तो इसके लिए मेन काम ये है कि आप इंक्रोचमेंट उसको साफ करना है। जिसको मैं तो पत्नी अपने बचपन से सुन रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये इंक्रोचमेंट पे सफाई होगी। इंक्रोचमेंट के लिए रोज एक नई प्रेस रिलीज आ जाती है, मुतारिक हो गई, 1 घंटे पहले उठाया, 2 घंटे बाद वापस लग गई। भाई सामान उठा लिया, या तो कानून बना लो, जब्त होगा, मिलेगा नहीं, फिर वो अदालत से मिलेगा, कोर्ट से मिलेगा, या कोर्ट भी नहीं, आप बस जब्त तो जब्त। अच्छा, कार्य सरकार में जब्त करना, कार्य सरकार में जब्त। हाँ, उसको डाल दें, सख्ती की जरूरत क्या मिलता है जैसे तोहफा, तोशा खाना में डाल दें उसको। मतलब अब उसको कानून का डंडा चलाना पड़ेगा। देखिए बात ये है, मैं पहले भी ये बात बोली, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ अपने नाज़रीन के लिए। वो चाय का ढाबा जिसने एक 12 बाई 12 की दुकान ली, उसको दुकान में तो बिठाना नहीं है, उसने लगानी टेबल बाहर सड़क पे और फुटपाथ पे, जहाँ उसकी नज़र जहाँ तक जा रही है वहाँ तक कुर्सी टेबल आनी। कुर्सी टेबल आजकल सस्ती नहीं है, अच्छी कुर्सी लेने जाओगे तो वो भी 800, 1000, 1200 की मिलती है। इतनी तो है ना प्लास्टिक की कुर्सी जो वो लेके बैठे हैं। अगर उसने वो टेबलें लगाई, आपका कानून के मुताबिक वो आप जमा नहीं कर सकते। लैंड वाला आएगा, ट्रक में डालेगा, ले जाएगा, एक चालान आप दोहरे हैं, वो अपना सामान वापस शाम को ले आए। यही तरीका कार है भाई, ऐसे ही होता है। कोई भी चीज़, चाहे वो आपकी जनरेटर उठा ले, वो आपका सरिया, वो शाम में वापस आ जाएगा, शाम में आएगा, उसका एक चालान है, एक तरीका कार है, वो दे दे, वरना वो फिर कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन शाम को घर भूला थोड़ी कहेंगे आपको, आप इसके लिए कानून साजी करें ना। सिंध गवर्नमेंट आपके पास 18वीं तरमीम के बाद आप अपने कानून बना सकते हैं ना। कानून साजी के लिए आप इतनी बात करते हैं, तो फिर अवाम, वही वाली बात कि अवाम की सहूलत, हमें सहूलत देने के लिए, हमारी तरक्की के लिए आपको ऐसी कानून साजी करें जिस पे हम आपको याद रखें। चले जी, मतलब अब फाइनली हमें इस नहज पर आ गए कि अब डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, ऐसे फैसले करने कि जिससे वाकई हमें रिलीफ मिल सके। खुर्शीद रहमानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अयाज राना साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मालूमाती गुफ्तगू आज हमने की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे तो नए मेहमानों के साथ कुछ नई बातें करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पहले सेगमेंट में हमारे रिपोर्टर्स थे और हमने कराची की जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं उस पर बात की, तबसरा किया, कराची में क्या होने जा रहा है। और इस सेगमेंट में हम कुछ नए मेहमानों के साथ हाजिर हैं और आज हम एक ऐसे स्कूल के बारे में बात करेंगे जो आम स्कूल से कुछ मुनफरिद है। वो एक नई सोच, जो मैंने अपने इंट्रो में कहा था, वो एक नई सोच का नतीजा है। LLCF ल्यूमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन स्कूल है और उसके लिए इस स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं समरीन खान साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद है। खुश आमदेद कहते हैं आपको। मिस कुरतुलैन हमारे साथ मौजूद हैं, आप कॉरपोरेट पार्टनर मैनेजर हैं यहाँ पर। LLCF लर्निंग स्कूल, और एक ऐसा स्कूल मैंने पढ़ा कि जनाब जहाँ पर बच्चों को स्पॉन्सर किया जाता है, आप बच्चों की किफ़ायत करते हैं। अच्छा, स्कूल बेसिकली जब आप स्कूल की बात करते हैं तो बच्चों के जहन में भी, मेरे जहन में भी पढ़ाई आती है, मगर इस स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बच्चे का एनवायरनमेंट, उसका फूड, उसकी नशो नुमा, उसकी परवरिश, ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको भी और तमाम सुनने वालों को भी। देखिए, बिल्कुल ल्यूमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन, जिस तरह इसका नाम है ना, तो एक ल्यूमिनस बॉडी की तरह से कम्युनिटी सर्विसेज दे रहा है। ल्यूमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आगाज़ 2012 में हमने किया। अच्छा। रजिस्टर्ड हमने 2016 में करवाया। ठीक है। अच्छा, इस तमाम टाइम पीरियड में जो 4-5 साल का अरसा था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने इसको जो फाउंडेशन बनाया ना, उसके पीछे रीज़न ये था कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, जो लोग खाना पीना अफोर्ड नहीं कर सकते, बुनियादी ज़रूरतें उनकी पूरी नहीं हो रही हैं, तो हम एक उंगली उठा के ये नहीं कहेंगे कि आप करें,
हम उन 3 उंगलियों पर इशारा करेंगे जो हमें कह रही है कि आप खुद करें। मतलब इब्तिदा खुद से करनी है। एग्जैक्टली, इब्तिदा हमें खुद से करनी है, तो LLCF ने भी इब्तिदा खुद से की। अच्छा, वो लम्हा कौन सा था जब ये ख्याल आया कि मतलब ये तो एक आइडिया है ना कि समरीन खान साहिबा आप बच्चे की ट्यूशन फीस संभाल लें, मिस कुरतुल ऐन आप उसका खाना संभाल लें, साथ साबरी आप उसकी ट्रांसपोर्ट संभाल लें, ये आइडिया कहाँ से आया? एग्जैक्टली, बिल्कुल ये आइडिया आया उन लोगों के दरमियान में काम करने से जो हमारे घरों में बहैसियत मासी या बावर्ची काम करते हैं, चौकीदार की हैसियत से काम करते हैं, हमारे घरों के बाहर ठेलों पे जाते हैं, और उससे भी बढ़कर वो तमाम बच्चे जो हमें सड़कों में नज़र आते हैं, जो हमें दुकानों पे काम करते हैं, चाइल्ड लेबर। हमने जब अपना ये आगाज़ किया था ना, तो 5 साल का सर्वे हमने किया कराची का, जहां हमें नॉर्थ कराची का पर्टिकुलर एरिया मिला कि तकरीबन कोई 7 या 8 सेक्टर्स में 17-18 गवर्नमेंट स्कूल्स थे, लेकिन फंक्शनल नहीं थे। तो सब हमने गैरफाल थे, बिल्कुल ऐसे मतलब कि 2-4 हाँ 2-4 स्कूल, आपको पता है हज़ार गज पे बनी हुई जगह है, बेहतरीन उनकी बिल्डिंग्स होती हैं बड़े बड़े, लेकिन पेरेंट्स अवेयरनेस नहीं है। वहाँ पे कमाने के लिए बच्चों को भी लगना पड़ता है क्योंकि उन्हें बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिलती। तो LLCF की ऑर्गेनाइजेशन ने, LLCF की कोर टीम ने फैसला किया कि हम अपनी जेब से कुछ पैसा, जहां मैं अपने 3 बच्चे पाल रही हूं वहां मैं एक बच्चा इस शख्स का भी तो पाल सकती हूं जो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसी फैमिलीज़ को सर्वे किया गया। खुसूसी तौर पर आगाज़ हमने किया था रशीदाबाद बिलाल कॉलोनी से। मैं तो सलाम पेश करूंगी उन तमाम लोगों को जो एजुकेशन पे काम करें, बहुत इदारे हैं, उन्होंने स्कूल्स खोल रखे हैं, लेकिन उनसे हमें एक सबक मिला कि हम किसी एक स्कूल पे मखसूस ना हो जाए। एक स्कूल खोल के दूसरे स्कूल की तरफ जाने से कई बेहतर है कि हम कम्युनिटी सर्विसेज करें। हमें अपना फैलाव ऐसे करना था, हमें एक मॉडल टाउन बनाना है। तो हमने मॉडल टाउन के लिए ये जो हमारा नॉर्थ कराची सेक्टर था इसको उठाया। यहाँ सेक्टर 11E में हमारा स्कूल है, इससे पहले 11B में हमने रशीदाबाद बिलाल कॉलोनी से बच्चे पिक करके हमारे अपने हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके अपने घर को उन्होंने मखसूस किया इसके लिए। 3 कमरों के घर से आगाज़ किया। हमारे चेयरमैन जनाब इंजीनियर नजीब हारून साहब, उन्होंने एक 4 कमरों का मकान किराए पे लेके हमें दिया। हमारे वाइस चेयरमैन क्रिकेटर जावेद मियादाद साहब, जिनको सुरजानी में प्लॉट मिला था, उन्होंने यहाँ हमें सपोर्ट किया कि हम गवर्नमेंट से बात करते हैं। हमारे हीरोज़ ने भी अपना किरदार अदा किया। एग्जैक्टली, और ये सिंगल पावर नहीं ना, टीम वर्क होता है। तो हमने सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को नॉक किया, बार बार नॉक किया कि हमारे पास टीम है जिसके अंदर एक विल है, वो कुछ करके दिखा सकती है। वो कुछ करके दिखा सकती है, मगर करके दिखाना कुरतुल ऐन साहिबा इतना आसान नहीं होता है। ये सोच तो बड़ी मुस्बत है कि अगर मैं 2 बच्चे अपने पाल रहा हूँ तो एक बच्चा किसी और का भी पाल लूँ, पर जब मैं अपने मुआशी हालात नज़र करता हूँ तो शायद अगर मैं उस बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा लूँ तो उसके खाने का खर्चा ना उठा पाऊँ, अगर खाने का उठा लूँ तो कपड़ों का ना उठा पाऊँ, तो फिर मैनेज कैसे करते हैं? आपने इसका क्या तरीक़ेकार निकाला है कि उन बच्चों की किफ़ायत कैसे की जाएगी, उनका फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसे कैसे तरतीब दिया जाएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका एक सवाल है। देखिए, जो LLCF के जो आगाज़ हुआ वो सबसे पहले फ्रेंड्स एंड फैमिली से आगाज़ हुआ था। जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने अपनी तरफ से एक, आप कह सकते हैं, स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया। स्मॉल बाय स्मॉल, बिट बाय बिट, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने स्टार्ट किया। जिससे पहले उन्होंने स्टार्ट किया एजुकेशन। सबसे पहले तो ये कि उनकी तालीम के लिए दिए, जिसमें किताबें आ गई, बच्चों के यूनिफॉर्म्स आ गए। उसके बाद फिर ये गया कि लंच मील्स, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे होते हैं अर्ली एजुकेशन से प्राइमरी एजुकेशन के, तो इनको सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, तालीम के साथ तरबियत। थोड़ा सा अभी हमारा स्कूलिंग सिस्टम इस तरह है कि जब हम लोग स्कूल में थे तो कहते थे कि जो दूसरी तरबियत गाह है वो हमारा स्कूल है। तो अब मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इवन पाकिस्तान में भी इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो है प्राइमरी एंड अर्ली एजुकेशन का। अर्ली एजुकेशन पे इस वक्त बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन चैरिटी बेसिस पे या गवर्नमेंट सेक्टर पे जिस लेवल पे होना चाहिए पाकिस्तान में काम, इस वक्त वो नहीं हो रहा। मतलब तालीम और तरबियत
की जो इस्तेलाह इस्तेमाल होती है उसमें बिल्कुल। तरबियत का फैक्टर को इस वक्त तरबियत। मद्देनजर रखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ तालीम देखिए, हमारे पास बहुत सारे प्राइवेट, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट, हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि एजुकेशन दे रहे हैं और नो डाउट बहुत अच्छा उनका करिकुलम है, बहुत अच्छे उनके जो स्कूल के जो एलुमनाई अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे फोकस सिर्फ एजुकेशन नहीं है, हमारा फोकस यहाँ पे तरबियत में उसे है। एक बेहतरीन इंसान बनाना है, मुआशरे का एक Exactly. बेहतरीन फर्द बनाना है। Exactly. किस तरीके से लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं, उन बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल में किस तरीके से हिस्सा मिला सकते हैं, ज़रा उस हवाले से भी बताएं। बिल्कुल, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कि इंडिविजुअल बेसिस पे भी अपने ज़कात या सदकात में से इन बच्चों के लिए जो है स्पॉन्सरशिप देते हैं। कुछ लोग देते हैं कि तालीम की तरफ, कुछ लोग वो देते हैं कि हम ये 400 से ज़्यादा इस वक्त हमारे पास बच्चे हैं स्कूल में हैं। अच्छा। उनका एक जी बिल्कुल उनका एक लंच मील होता है थ्रू आउट द ईयर, जो उनके सेशन में उनको एक लंच मील दिया जाता है। कुछ लोग उस खाने में अपने जो है कंट्रीब्यूशंस देते हैं कि उनका जो खाना है वो कहते हैं हम उसको अफोर्ड करेंगे, जिसमें उन बच्चों को, और जो हमारे जो किचन है वो हमारा इन हाउस किचन है और आप जान के आपको बड़ी खुशी होगी, जो हमारा किचन का जो स्टाफ है वो भी हमारी कम्युनिटी का है। वो उन्हीं बच्चों में से कोई पेरेंट हैं, कोई किसी की मदर हैं, कोई किसी की बहन है जो उस अरे किचन वाह, में खाना ये बना बड़ा रही ज़बरदस्त है आइडिया और वो है। बच्चों को हाँ। फिर खाना दे रहे हैं, और जिस मोहब्बत से खाना देते हैं उनको ये होता है हमारे ही अपने बच्चे हैं, क्योंकि वो जो खाना बनाते हैं उसमें वो मोहब्बत होता है। ये नहीं होता कि हम शायद बाहर कहीं बना रहे हैं, नहीं, वो जो मोहब्बत है वो अपने बच्चों के लिए लेके, वो हो सकता है किसी के पेरेंट हो। और इसके साथ साथ हम जो हैं सिर्फ एक स्टूडेंट को नहीं, हम उनके पूरे घर को अपलिफ्ट कर रहे हैं। किस तरह कि हम उनके पेरेंट्स को, किसी की माँ या बाप जिन्होंने कभी एजुकेशन हासिल नहीं की हो, उनको भी हम एजुकेट कर रहे हैं। इस पॉइंट पर मैं आने वाला था और अब हम इसी पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ये जो बड़ा मुनफरिद सा नुक्ता इन्होंने उठाया है इसके ऊपर हम मज़ीद बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। छोटे से वक्फे के बाद हम वापस आ गए। जो बच्चों के वालिदैन की तरबियत, ये एक नया मैंने जुमला सुना है, थोड़ा सा इसके बारे में मुख्तसर मुझे बता दें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा एक प्रोग्राम है अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, शमा के नाम से हमारा एक प्रोग्राम है, जिसमें हम उन बच्चों के पेरेंट्स को भी एजुकेट करते हैं। अब कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने कन्वेंशनल एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं, कभी हासिल नहीं की, तो हम चाहते हैं कि जो उनके पेरेंट्स हैं उनको इतनी एजुकेशन आए कि वो बेसिक स्टडी अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो उसके लिए हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि उनके पेरेंट्स आएँ हमारे पास, एजुकेशन लें, और उसको हम काफ़ी इसको सपोर्ट करते हैं। माँ बाप भी अगर तालीम में अपना हिस्सा डालेंगे तो उनका बच्चा बेहतर इंसान बन सकेगा, अच्छी तालीम हासिल कर सकेगा। असल सारी बात यही है कि जिस इलाके से ये बच्चे आते हैं ना, वो तो डेली वेजर्स हैं, सुबह के निकले हुए रात को घर में घुस रहे हैं। तो ये जो एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम की शमा हमने जलाई है ना, उसमें हमने उनको ये सहूलत दी है कि सुबह 10 से रात 10 तक 1 घंटे की वो क्लास लें। और सबसे अच्छी और अहम बात यह है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी मद में सिंगल पैनी चार्ज नहीं करते। अब ये वालिदैन जिनका बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, जब वो खुद भी पढ़े लिखे होंगे तो ना सिर्फ वो अपने घर को बेहतर चला सकते हैं, बल्कि जो बच्चा पढ़ रहा है और एक माइंडसेट होता है ना, पहली दरसगाह, पहली तरबियत की जगह वो घर होती है, वालिदैन होते हैं, और बहुत अच्छा एक मुस्बत ये इनिशिएटिव है और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आप लोग कामयाब हों, हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और एक अच्छा इंसान मुआशरे का बन सकें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, सुबह खैर और बहुत सारी नई बातों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कराची ख़बरों के हवाले से। फिर हमने एक बड़ी ज़बरदस्त और मुनफरिद आइडिया पर बात की LLCF स्कूल के हवाले से, और अब इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं एक मुआशरे के ऐसे पहलू के ऊपर कि जिस पर बात करना, उस पर गौर व खौज करना और उसके लिए कुछ रास्ते हमवार करना बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ डोमेस्टिक वायलेंस की, घरेलू तशद्दुद की। ये एक ऐसी इस्तिलाह है कि जब भी हम इस पर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अंदर दुखी भी हो रहे होते हैं और हमें अपने अतराफ़ में ऐसी चीज़ें नज़र भी आ रही होती है। वायलेंस का लफ्ज़ तो हमने सुना है, और जब हम स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं, जनाब बड़े जराइम की बात करते हैं, तो वो सब वायलेंस का ही नतीजा होता है। मगर जब आप इस वायलेंस से पहले डोमेस्टिक का लफ्ज़ लगा देते हैं तो इसके मायने बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। ये वो वायलेंस होता है जो आपकी ज़ात के अंदर भी कहीं ना कहीं पनप रहा होता है, आपके अतराफ़ में, आपके घर में, आपके वर्क प्लेस पर, या उन तमाम तर जगहों पर जिनका आपसे हमा वक्त रब्ता होता है।
कहीं ना कहीं आप इसका शिकार हो रहे होते हैं। और सिर्फ वायलेंस, जिस्मानी वायलेंस नहीं, बल्कि ये लोगों के रवैयों की भी अक्कासी कर रहा होता है। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट बिलाल हसन साहब मौजूद है, खुशामदीद कहते हैं आपको। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर इकरा नाज साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। और एडवोकेट हाई कोर्ट वकार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमामी पैनलिस्ट का शुक्रिया। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, डोमेस्टिक वायलेंस ये वर्ड क्या डिफ़ाइन करता है, होता क्या है? क्या मारपीट का नाम है डोमेस्टिक वायलेंस? अगर मैंने किसी को कोई चीज़ थ्रो करके मार दी, सिर्फ इसी को डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं? अच्छा, सबसे पहले जैसे आपने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या। सिर्फ हमारे जहन में जब तशद्दुद का लफ्ज़ आता है तो हमारे जहन में सबसे पहले ये चीज़ आती है कि किसी को मारना, किसी को कोई चीज़ से मारना, हिट करना, किसी चीज़ से मारना, हाथ से मारना। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, इसकी डेफिनेशन में भी फ़र्क आ रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ अब तशद्दुद यानी हाथ से मारना या किसी चीज़ से मारने का नाम नहीं रह गया। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब यानी अल्फाज के ज़रिए भी किसी के जज्बात को मजरूह करना या इस तरह किसी को बुली करना, इन ये सारी चीज़ें भी अब वायलेंस में या डोमेस्टिक वायलेंस में जो है वो आती जिसे हम अपनी पाकिस्तानी ज़ुबान में कहते हैं ना, किसी की टांग खींचना, टांग खींचना, तंज करना, इस हद तक कि उसकी दिल आज़ारी हो जाए या फिर वो जहनी किसी स्ट्रेस का शिकार हो जाए या उसका दिल दुखे, वो किसी लो मूड का शिकार हो या वो किसी साइकोलॉजिकल किसी और चीज़ में जो है वो गिर सके, जैसे उसे एंजाइटी हो, उससे उसे बेचैनी घबराहट हो सके या वो उदासी का शिकार हो जाए, उससे उसका दिल दुख जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो है अब वो तशद्दुद या वायलेंस ऐसे केसेस सामने आते हैं हमारे के कोई अपने फ्रेंड सर्कल या अपनी फैमिली की बार बार की जाने वाली किसी बात से इस हद तक मुतासिर हो जाए कि उसकी जहनी सेहत, मेंटल हेल्थ इफेक्ट। चलें आपको एक छोटी सी मिसाल इस तरीके से दे देते हैं इसको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई घर में खातून है और उनका वज़न बढ़ रहा है और उनके शौहर जो हैं वो उन्हें एलिफेंट, हथनी या इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी अगर कहें तो डोमेस्टिक वायलेंस में ही है, क्योंकि उससे उनकी बेगम की दिल आज़ारी हो रही है, उनके हो सकता है जहन पे अच्छा, जो है उस वक्त तो वो हंसी मजाक में शायद बात टाल देते हैं, मगर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक वो लफ्ज़ रह जाता लावा है, पक रहा होता है, वो लाशऊर में कहीं ना कहीं रह जाता है कि इन्होंने मुझे ये कह के लफ्ज़ किया। अच्छा, फिर मसला ये आता है कि हम ये चीज़ कमरे के अंदर नहीं, हम 4 लोगों के एक्सटेंडेड फैमिली के सामने कह रहे हैं, बच्चों के सामने कह रहे हैं, तो वो और ज़्यादा जो है वो अजियत का शिकार जो है वो खातून होती हैं। तो अब सिर्फ मारना या किसी चीज़ से या हाथ से मारना डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा नहीं है, बल्कि इस तरह का गलत अल्फाज का इस्तेमाल किसी और के सामने या अकेले रहते हुए भी इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो रवैयों का बड़ा अमल दखल है। रवैयों पर बिलाल हसन साहब अगर हम बात करें तो ये मामला है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों से, मुख्तलिफ तबके जात के लोगों से आपका इंटरेक्शन रहता है, ये रवैये क्या इतना मैटर करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं साथ भाई। इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो है कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई है। जो सबसे बड़ा फैक्टर मैंने ऑब्ज़र्व करा है, जितना मैंने देखा है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये कम्युनिकेशन के गैप की वजह से ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हुआ है। मर्द जो है वो सुबह से निकल जाते हैं, रात में आजकल आपको पता है लेट वर्किंग आवर्स का है, रात में 11 बजे या 10 बजे ऑफिस घुसते हैं, सुबह से निकले हुए तो इस सिचुएशन में होते नहीं है कि वो किसी गुफ्तगू में, किसी इशू में पार्टिसिपेट कर पाएँ। घर में ख़वातीन हैं, वो भी उतनी ही डेडिकेशन के साथ घर में काम कर रही हैं, उनके साथ कंबाइन ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें अलग किस्म के प्रेशर्स भी हैं, जो अलग रह रहे हैं उनके अलग प्रेशर्स हैं। तो वो जब घर में मियाँ आया, बेगम भी थकी हुई, मियाँ भी थके हुए, चीज़ें शेयर करनी थी, कर नहीं पाए, कोई एक साथ बैठ ही नहीं रहे, अपने मसाइल अपने तक ही रखे हुए, अपने तक ही रखे हैं। अच्छा, फिर उसके अंदर किसी ने आके कोई नई बात सुना दी, मोहल्ले वालों ने, किसी फैमिली वाले ने कुछ और कह दिया, जब वो डिस्कशन में चीज़ गई नहीं, वो कम्युनिकेट ही नहीं हो सकी, तो फिर वो पाइलअप होना शुरू हुई। और फिर कोई एक ऐसा ट्रिगरिंग पॉइंट आता है कि जिसमें मर्द या औरत दोनों में से कोई जो है ना वो ट्रिगर ज़्यादा कर जाता है और वो लाउड हो जाना, तो हाथ में चीज़ पड़ी हुई है, बेट तारीम उठा के फेंक दी, वो लग गई, या कुछ ऐसे कलमात अदा कर दिए जिससे और बात ख़राब हो गई। मैंने किसी को कोट तो नहीं कर सकते, मगर एक आध वाक़या तो मैं खुद आई विटनेस रहा हूँ किसी फैमिली के साथ, और मैं यकीन करें मैं सोच नहीं सकता था कि वो हज़रत या वो फैमिली के साथ भी इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है। इतने तमीज़दार, एजुकेटेड, वेल ऑफ, जिन्होंने कभी कुछ किया ना हो, जिनके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता कि यार ये फैमिली भी इस तरीके से लड़ सकती है, ये बात हो सकती है। अगर आप यकीन करें, बात हॉस्पिटल तक आ गई थी।
और बाद में उनको दोनों को रिग्रेट रहा, ऐसा नहीं था कि किसी को रिग्रेट नहीं है, मगर वो डेफिनेटली जब वो चीज़ इतनी पाइलअप हो गई थी, गुफ्तगू नहीं हुई, बात नहीं हुई, कभी बैठ के बोला नहीं कि तुम गलत कि मैं गलत या हम दोनों गलत। आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ वो पढ़े लिखी फैमिली थी, दुनिया जहाँ को जानते थे, तमाम चीज़ों को समझते थे, उसका इदराक था। असल वजह ये बनी कि कम्युनिकेशन गैप था। Exactly. वो जैसे कि जॉन ने कहा ना कि एक ही हादसा है और वो ये कि आज तक बात नहीं की गई, बात नहीं सुनी गई। बिल्कुल सही। ये कम्युनिकेशन का जो गैप है। अच्छा चीमा साहब, हमने डॉक्टर साहबा से बात की, उन्होंने बताया कि लोगों की मेंटल हेल्थ कैसे मुतासिर होती है। बिलाल हसन साहब बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप आपके रवैयों में जो एक मुतशद्दिदपन है उसको उजागर करता है। ये सब कुछ जब हो जाता है तो फिर कोई ना कोई वाक़या को वक़ू पज़ीर हो जाता है। फिर कानून इस पर क्या करता है और डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से हम कहाँ तक बचाव कर सकते हैं, ज़रा उसके नुकात कुछ बताएं। जी, डोमेस्टिक वायलेंस को अगर आलमी सतह के ऊपर देखा जाए तो यूरोपियन के और ममालिक में या जितने भी हैं, ये इसमें इसका बड़ा एक रुझान है, उसके ऊपर बाकायदा इम्प्लीमेंट किया जाता है ना। यहाँ पर हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो कवानीन है डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, यहाँ पर सिर्फ एक उसमें कागज़ की सूरत में है ना, लैक ऑफ अवेयरनेस तो मौजूद है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। और इसमें जो है ना लोग उसमें हेजिटेट करते हैं आकर कोर्ट को अप्रोच करने में, ठीक है। जबकि इसमें मुख्तलिफ जो है ना हुकूमती सतह के ऊपर जो है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में हर प्रोविंस के हिसाब से हर सूबे का जो है ना वो डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ सेपरेट है। यहाँ पर अगर जहाँ हम बैठे सिंध की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 2012-13 का जो एक लॉ है डोमेस्टिक वायलेंस का, उसमें सेक्शन 6, 7 और 8 जो है वो इसको ट्रीट करता है कि जो कोई भी विक्टिम जो कि इसका डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम है वो अप्रोच कर सकता है किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट को और वहाँ के इलाकाई मजिस्ट्रेट को, वहाँ पर आकर वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। 6 के अंदर वो शिकायत दर्ज करेगा और उसके बाद उसको सुनने के बाद जो मुतलका जज होगा वो उसके ऊपर या तो किसी को मुकर्रर करेगा, कमिश्नर को मुकर्रर करेगा, लाइक अगर एक विक्टिम है तो उसके ऊपर दूसरा एक बंदे को कोर्ट नॉमिनी को करेगी कि मैं इसको आपके और अपॉइंट करता हूँ, ये आपको हिफाजत से रखेगा, या ये आपको दूसरी जगह पर शेल्टर होम्स बने हुए हैं, ये कि यहाँ इतने अरसे तक जब तक इसमें सुनवाई हो रही है आपका मामला तय नहीं होता, आप इस जगह पर रह सकते हैं। विक्टिम अब लाजमी नहीं है कि यहाँ पर लोगों का जहन ये है कि मियाँ बीवी हैं तो ही डोमेस्टिक वायलेंस है। इसमें बाप अगर बच्चे को कर रहा है, ज़हनी तौर पर टॉर्चर कर रहा है, या तो उस बच्चे का राइट है, कानून इजाज़त देता है कि वो आकर अपनी शिकायत दर्ज करवाए। एग्जैक्टली वो अपनी शिकायत अगर यहाँ पर हमने अभी पिछले दिनों ही एक वीडियो देखी, बड़ी दिल खराश वीडियो थी कि एक मासूम बच्चे को एक दुकानदार वो मुसलसल उसे मारे जा रहा है और वो वीडियो बड़ी वायरल हो गई थी। डोमेस्टिक वायलेंस ही था। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें फिर डोमेस्टिक वायलेंस में एक चीज़ आती है कि ये लोगों का ये मानना है कि 4 दीवारी के अंदर होने वाली एक वायलेंस है। अच्छा, जबकि ये 4 दीवारी वाली वायलेंस नहीं है। ये आपने जैसे बताई अभी जी, अब वो शॉप पे कर रहा है। हाँ। अब शॉप के अंदर तो नहीं है, वो वीडियो हमने भी देखी उसमें। हाँ। अब वो उसके ऊपर व्हाट्सएवर जो भी एलिगेशन है, उसने चोरी की जो भी किया, लेकिन आपका इख्तियार नहीं कि आप उसको इस तरीके से करो। उसके लिए भी उसके आप सरपरस्त को बुलाएंगे, जो भी करें। बहरहाल ये टॉपिक से अलग होगा, लेकिन ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर हमारे यहाँ पर जो कवानीन है उसमें यही है कि विक्टिम को जो है ना कोर्ट देती है, प्रोटेक्शन भी देती है और उसका कंपनसेशन। अगर कोई विक्टिम ये बोले कि मुझे इसका कंपनसेशन चाहिए माली मद में, तो भी कोर्ट के इख्तियार है, मिल सकता है। हर किस्म का कानून मौजूद है जो शहरियों को रिलीफ फराहम करता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मज़ीद इस टॉपिक पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बड़े अहम तरीन मौजू पर हम बात कर रहे थे, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद के हवाले से बात कर रहे थे। और वकार हुसैन चीमा साहब मुझे बता रहे थे कि सिर्फ 4 दीवारी तक होने वाला तशद्दुद जो है उसे ही डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कहते हैं। Exactly. उसके अलावा भी इसकी अगर इंटरप्रिटेशन की जाए तो उसमें इसकी तशरीह ये बनती है कि हर बंदा जो कि इस तशद्दुद का शिकार है, जो कि ज़हनी तौर पर हो और किसी ख़ास फ़र्द की तरफ से और किसी ख़ास मकसद के लिए हो, तो वो इसमें वायलेंस में आएगा कि उसको उस चीज़ से तकलीफ़ पहुंच रही है, ज़रर पहुंच रहा है उसको। अच्छा, उसके ऊपर मैं बात कर रहा था, जो इसके जो हमारे यहाँ का कानून है डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, उसमें सेक्शन 6 के अंदर बंदा कंप्लेन करता है, 7 के अंदर कोर्ट उसको जो है ना अहकाम जारी करती है कि इसको जो ना जब तक डिस्पोज नहीं होता कि इसको शेल्टर दिया जाए। फिर जब
केस प्रूव होता है तो उस पर मैंने बात की कि या तो कंपनसेट किया जाएगा उसको माली मद में, अगर वो विक्टिम चाहता है का भी दावा हो सकता है। नहीं, उसी के अंदर अच्छा। उसी के अंदर वो 6 में कंप्लेन दर्ज होगी, 7 के अंदर कोर्ट उसको अहकाम देगी, फिर जाकर 8 के अंदर जो है ना या तो उसको जुर्माना होगा, जुर्माने के साथ या फिर दोनों चीज़ें हो सकती है, सज़ा भी होगी और जुर्माना भी होगा। और सज़ा का तयन मैं समझता हूँ इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। सज़ा बहुत इसमें मेरे हिसाब से तो कम है, 1 साल की सज़ा है मैक्सिमम। तो उसको उसमें अगर अमेंडमेंट होती है तो अच्छी बात है, क्योंकि और लोगों को इसमें अवेयरनेस आए, ये भी एक बड़ा मामला है यहाँ पर कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हमने अक्सर देखा है कि जनाब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या वेस्ट की साइड है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी जो है उन्हें एक नंबर याद है, वो उस पर डायल करते हैं और पुलिस आ जाती है। अगरचे वो डिबेटेबल है बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर। पाकिस्तान में या सिंध में ऐसा कुछ है? मैं कोई नंबर मिला सकता हूँ? हेल्पलाइन नंबर जो है पंजाब में इस चीज़ के ऊपर बहुत वर्किंग है और बाकायदा हेल्प सेंटर मौजूद है। यहाँ पर कुछ NGOs हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, 1-2 हैं और बाकायदा इसके ऊपर जो है ना वो केसेस कोर्ट्स में आ भी रहे हैं। अच्छा, वो NGO क्या करती है कि पहले तो विक्टिम को अपनी कस्टडी में ले लेती है, उसके बाद जो है ना फिर उसके लीगल जो मामला होते हैं वो आकर अपने उनका लीगल पैनल है जो इस चीज़ को असिस्ट करता है, उनको यहाँ पर कोर्ट में जो बाकायदा मुआवनत करते हैं कानूनी मामलात में, और डिस्पोजल के टाइम के ऊपर फिर वो डिसाइड कोर्ट करती है कि उनके अगर आपस में पैचअप हो जाता है विद कंपनसेशन तो फिर वो उनके हैंड ओवर किया जाएगा विक्टिम को वापस। अगर किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, वाइफ है या अदर रिलेटिव या कोई अननोन पर्सन, तो फिर उसके हैंड ओवर किया जाएगा उसको। ये NGOs यहाँ पर कर रही हैं। हेल्पलाइन का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है लेकिन उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, अभी लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, आपके पास जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर केसेस आ रहे होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, आप उनकी काउंसलिंग करती हैं, उनसे बात करती हैं, जब बातें कर रही होती है तो ज़्यादातर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का सबब बन रही होती हैं? अच्छा देखें, जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और वो डोमेस्टिक वायलेंस के साथ आता है तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो ये देखा जाता है कि उसका मूड कैसा है, सही है, फिर उसकी गुफ्तगू, अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, पहले उस चीज़ का नौयत से अंदाज़ा लगाया जाता है कि मसला किस हद तक है, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे रेपो बिल्ड की जाती है और फिर पता लगाया जाता है कि ये मसला कहाँ तक पहुँच चुका है, किस लेवल तक पहुँच चुका है, क्या ये सिर्फ अभी माइल्ड मॉडरेट लेवल तक है या ये सीवियर लेवल तक पहुँच चुका है। क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो सिंपल ये भी कह रहे होते हैं कि उनके बैक ऑफ द माइंड कहीं ये चल रहा होता है कि अब हम सुसाइड करने वाले हैं, यहाँ तक नौबत आ चुकी होती है। क्योंकि हमारे माशरे में एक चीज़ हमें बार बार सिखाई जाती है कि वायलेंस हो रहा हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, कुछ भी आपने सब्र करना है। सब्र की डेफिनेशन हमारे यहाँ क्या है वो आज तक किसी को नहीं पता। बस सब्र कर लो, सब्र कर लो। अब वो सब्र क्या है वो हमें कोई नहीं बता रहा, कितना सब्र करना है वो हमें कोई नहीं बता रहा, दीन हमें क्या कह रहा है, दुनिया हमें क्या कह रही है, सब कंफ्यूजन है, बस सब्र कर लो। तो हमारे यहाँ वो सब्र कर करके जब हमारे पास आते हैं ना तो ना उनके ऊपर कोई दवा असर कर रही होती है। अब हमें दवा क्या दें? कभी कभी हमारे पास वो हेलुसिनेशन डिलूजन्स के साथ भी आते हैं कि वो साइकोसिस में जो है ना वो हिट किए हुए होते हैं कि उन्हें जो है वो शक्लें दिख रही हैं, जिन भूत दिख रहे हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर अभी रिसेंटली मेरे पास 2-3 केसेस ऐसे आए कि वो उन्हें ऐसा लग रहा है एपिलेप्टिक फिट्स हैं लेकिन वो एपिलेप्सी नहीं है, वो कन्वर्जन डिसऑर्डर। हमारे यहाँ तो काउंसलिंग के लिए लेकर शायद बिल्कुल आखिर वक्त में लेकर जाया जाता है। पहले फकीर सारे डॉक्टर सबके बाद आखिर में हमारे पास पूरा लाते हैं अब आप ठीक कर दें। अच्छा। तो वो होता है कि बस हमें सुसाइड करना है, हमें जिंदगी में कोई अब जो है ना दिलचस्पी नहीं है, हमें मरना है। अभी हालिया दिनों के स्टेट्स की अगर हम बात करें, शरह किसकी ज्यादा है? खवातीन की शरह ज्यादा है या मर्द हजरात की शरह ज्यादा है? देखिए अगर देखा जाए तो खवातीन की तो शरह अभी भी ज्यादा ही है। अच्छा। और अगर हम रिसर्च के हवाले से बात करें, WHO के हवाले से भी बात करें तो खवातीन कहा तो ये जाता है ना खवातीन ज्यादा टेंशन दे रही है, लेकिन वो आप कह रहे हैं, लेकिन वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि खवातीन ज़्यादा टेंशन दे रही हैं। लेकिन यह है कि खवातीन का जिस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर है अल्लाह ताला ने बनाया है उस हिसाब से वो सिन्फ़े नाज़ुक कहा इसलिए इमोशनली थोड़ा सा वो डाउन है। उनको कहा गया है कि वो डिपेंडेंट है, लेकिन हमारे यहाँ मर्द हज़रात ये चीज़ समझते नहीं है। वो कहते हैं कि बस इनकी दिल आज़ारी कर दी और बोल देते हैं सब्र करो, घर की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, सब्र करो, सारी चीज़ें उनके ऊपर हैं, इनको कुछ भी कह दो ये सब्र कर लेंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल इन्हें बच्चे, घर, हमारा ससुराल, हमारे माँ बाप सब कुछ देखना है, तो इन्हें सब्र तो करना ही है। तो हमारे पास जब खवातीन आती हैं तो वो बिल्कुल क्रैश होकर आती हैं और फिर उनके ही घर वाले उन्हें लेकर आते हैं, उनके हस्बैंड भी नहीं लेकर आ रहे होते हैं। हम हस्बैंड को बुला के थक जाते हैं कि भाई आके अब ज़रा आप हमें कुछ हिस्ट्री दें, कुछ बताएं, तो वो आने को तैयार भी नहीं होता कि हमारा ऑफिस है, जॉब है। अगर वो ऑफिस जॉब थोड़ा सा छोड़ के बेगम के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दे लें तो हमारे यहाँ वो मसले भी ना हो। फिर हमारे यहाँ अगर ख़वातीन खुद कुछ एक्टिविटी इस तरीके की खुद ज्वाइन कर लें तो भी मर्द हज़रात को थोड़ा सा इशू होता है कि ऐसे क्यों कर लिया, वैसे क्यों कर लिया। तो वो हर तरीके से जो है ना वो सब्र
भी करें, फिर उसके बाद वो अपनी एक्टिविटी भी जो है वो जोन आउट हो जाए पूरे तरीके से, और वो एक 4 दीवारी के अंदर बंद हो जाए, तो ये भी एक तरीके का डोमेस्टिक, ये भी एक तरीके का। अच्छा बिलाल साहब, मुझे ये बताएं कि क्या तरीक़ेकार क्या इख्तियार करना चाहिए, फिर कोई वे आउट नज़र आता है, हम किस तरीके से अपने आप को समझाएं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को समझाएं कि जिससे इस वायलेंस में कुछ कमी आ सके? जब सवाल तो आपका बड़ा ज़बरदस्त है, मगर ये शायद इतनी छोटी टाइम के ऊपर ना आसान चीज़ नहीं है, इतना आसान नहीं है। मगर जो उसका अगर हम बिल्कुल समराइज़ करें, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर साहिबा के प्रेशर्स बहुत हैं, और जब भी किसी को समझना हो तो पहले आप उसकी सिचुएशन में जाके खड़े होकर सोचें कि अगर आप वहाँ होते तो कैसे रिएक्ट करते। ठीक है, उसके जूते में पैर डालना पड़ेगा हमें। बिल्कुल। सबसे अच्छी मेरी भी कोशिश ये होती है, कई जगह नाकाम भी हो जाता हूँ, कई जगह कामयाब भी जो होता हूँ, उसका रीज़न ये होता है कि मैं दूसरे की पोजीशन में चला जाता हूँ कि अगर मैं वहाँ खड़ा होता तो उस वक्त मेरी क्या फीलिंग होगी, अगर ये मुझसे इस वक्त लाउड हो रहा है तो इसकी सिचुएशन क्या हो चुकी है। जो जुमला मैंने अपनी वाइफ को कह दिया है गुस्से में, मुझे कोई अगर वो मुझे कहा जाता तो मुझे कैसा लगता? इतना काम करने के बाद, जैसे मैं और आप ऑफिस में काम कर रहे हो, फिर उसके बाद कोई आखिर में आके कहते हैं आपने किया क्या, तो मैं वो जो फीलिंग मेरी और आपकी होती है, यही फीलिंग उस खातून की भी हो सकती है कि वो दिन भर काम कर रही है और मैं रात में जब घर पर आऊँ तो शायद उससे 1 मिनट पहले किसी ने कोई चीज़ ख़राब कर दी हो, तो मैं बोलूँ तुमने किया क्या। तो ये जो छोटे छोटे 3-4 वर्ड के जुमले होते हैं ना, ये बड़े पिंचिंग होते हैं, बड़े तकलीफ दे होते हैं। अच्छा, फिर ये कंटिन्यूस होते हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर हम उसको आसान करें कि बातचीत करें और समझें, कभी आप डाउन हो जाएं, कभी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, कभी अगला अपनी कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, मिजाज में नरमी लेकर आए। लाजमी ऐसी ठीक है, कई जगहों में सख्ती ज़रूरत होती है, मगर कई जगहों पर होती है, हर वक्त नहीं होती। हर वक्त नहीं होती है, ठीक है, वो कुछ जगह होती है। कभी कभी आप कर सकते हैं, मगर ये कि आप अंडरस्टैंड ज़रूर करें। अगर आप अंडरस्टैंडिंग छोड़ देंगे, हर वक्त प्रेशर देना छोड़ देंगे, बात करें, समझाएं। अगर आप प्रेशर भी दे रहे हैं तो समझाएं कि मैं ये प्रेशर क्यों दे रहा हूँ। मेरी कई दफ़ा गुफ्तगू जब होती है अपनी टीम के साथ तो भी मैं ये बात करता हूँ, अगर मैं आपको प्रेशराइज़ कर रहा हूँ तो इसके पीछे रीज़न्स ये हैं, मैं बैठ के एक्सप्लेन करता हूँ कि ये रीज़न्स हैं, तब समझ में आता है, हाँ जी ये बात समझ में आ रही है। अच्छा चीमा साहब, जब आप ये बात कह रहे होते हैं कि लोगों में अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग कोर्ट को अप्रोच नहीं करते, क्या हर्डल बीच में आता है, क्यों नहीं हम पहुंच पाते? जब मेरे साथ एक जुल्म हो रहा है, बार बार हो रहा है, कोई मेरी दिल आज़ारी कर रहा है, कोई इस हद तक दिल आज़ारी कर रहा है कि मैं जिस्मानी तौर पर भी मुतासिर होना शुरू हो गया हूँ और मैं मेंटल हेल्थ भी मेरी ख़राब होना शुरू हो गई है, पर मैं उसके लिए किसी के पास जा नहीं रहा हूँ उस प्लेटफॉर्म पे कि जहाँ से मुझे इंसाफ मिल सकता है। वजूहात बहुत सारी हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पर जो है ना लोगों को ये होता है कि बोले कि हमने निभाना है, हमने सब्र करना है, हमें जो ना मशर की रिवायत है हमारी, हमने उसके ऊपर चलना है, हमें जो ना हमारा ख़ानदानी इक़दार हमारी ये है कि हम इस चीज़ पे हम में से पहले कभी कोई नहीं गया। ये चीज़ें हैं जो इंसान को, इससे पहले कोई कचहरी नहीं गया, कोई इससे पहले, हाँ ये चीज़ बड़ी लोगों के अंदर यहाँ पर हमारे मुआशरे में है। बोलते हैं हमारे ख़ानदान में कभी कोई कोर्टों में नहीं गया, आप कैसे कोर्ट में जा रहे हो, आप कैसे इस प्लेटफॉर्म को अवेल कर रहे हो, आप कैसे, लोगों के अंदर ये चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरा इसमें जो एक तबका है वो ये तबका है जिसको इस बारे में पता ही नहीं है कि ये भी कोई चीज़ है, ये भी कोई चीज़ है, या इसकी मेरी भी कोई दाद रसी इस वे में हो सकती है, लोगों को इस चीज़ का भी नहीं पता। अच्छा, उसमें फिर स्टूडेंट्स हैं, इसमें आप ये मैंने अभी बात की थी, टीनेजर्स हैं, लाइक जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, वो घर से भी उनको जो ना वो प्रेशर एक मिल रहा होता है, आपने ये करना है वो करना है, आपका ज़िंदगी में ये गोल है, आपको ये बनना है वो बनना है, तो ये मेंटल और उसमें बाज़ औक़ात फिजिकली भी चीज़ें भी हो रहे होते हैं, हमने देखा है स्कूल के अंदर, कॉलेज में, अपने फ्रेंड सर्कल में, और वो बात वो बच्चा किसी को नहीं बताता, वो इंटरनली वो जो ना उसके अंदर ही अंदर चीज़ें चल रही होती हैं, वो जो कि उसको इस लेवल तक लेकर आती हैं कि वो फिर इनके पास ही जा सकते हैं, फिर भाई हमें ये मसले माजी करीब में या माजी बईद में कोई ऐसा केस आपकी स्टडी में आया हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें, आपके पास आया हो कि जनाब कोई नौजवान लड़का या इस तरीके से कोई भी केस आप जो शेयर करना चाहें? बदकिस्मती से नहीं। अच्छा, ऐसा यहाँ पर ये जो होते हैं, मैंने एनजीओज़ का बताया क्योंकि वो फुली इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रही हैं। अच्छा, हमारे पास एक केस आ गया, एक कॉलर आ गया, देखते हैं कि वो क्या सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? कैसे हैं साहब, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम, ठीक ठाक। मैं इफ्तिखार बात कर रहा हूँ कराची से। जी इफ्तिखार साहब। अच्छा, मेरा बेसिकली जो सवाल था वो ये था कि ये डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये बेसिकली वही वायलेंस होता है जो सिर्फ घरों में होता है, या जो हमारे जो वर्क प्लेसेस होते हैं, या कहीं आउटडोर पे मतलब पार्क में जाता है, कहीं जाता है,
पिकनिक प्लेसेस वगैरह पे जाता है, तो वहाँ पे अगर कोई आपके पास कोई वायलेंस हो तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, या डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ घर की हद तक होता है? घर की हद तक होता है सर? यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि सिर्फ 4 दीवारी में होने वाला डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है। वो स्कूल मतलब ओपन एरिया भी है, रेस्टोरेंट भी हो सकता है, भाई ने पूछा, ऑफिस भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इदारा है, कोई पब्लिक प्लेस है, वो उसके अंदर होगा, वो डोमेस्टिक वायलेंस है। अच्छा, वो उसमें लाजमी नहीं कि वो किसी रिलेटिव की तरफ से। अच्छा, ये चीज़ भी इसमें वो है बड़ी मेन एक के, वो बंदा बोलता है कि अब बच्चा बाप के खिलाफ, बेटी बाप के खिलाफ, बीवी शोहर के खिलाफ, शोहर बीवी के खिलाफ, या चाचा ताया मामा, इस तरह नहीं, बगैर रिश्तेदार के भी वो हो सकता है, और वो डोमेस्टिक वायलेंस के ज़माने में आता है। इसका शिकार हो रहा है तो वो भी ऐसा ही है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक लिमिट है, जो कि एक हैरासमेंट चैप्टर अलग है। जी, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके चलूँगा, क्योंकि हैरासमेंट जो है वो उसका लॉ अलग है, उसके ऊपर उसको ट्रीट करना, उसका ट्रायल करना, उसको रिपोर्ट करना, उसका चैप्टर पूरा अलग है। अच्छा, ये चीज़ जो है डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें ये है कि उसका कोई रिलेटिव है या कोई रिलेटिव नहीं है, अगर वो किसी चीज़ के ऊपर उसको टीज़ कर रहा है जो कि हरासमेंट के ज़िम्मे में नहीं आती, तो वो फॉल करेगी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर। अच्छा, अगर वो हैरेसमेंट के ज़िम्मे में नहीं है, हैरेसमेंट के ज़िम्मे में नहीं आती, ये चीज़ को थोड़ा सा वो जज करना होता है कि ये जो मेरे पास आया है कंप्लेनेंट या ये जो आया है शिकायत करने वाला, कि इसने इस चीज़ को क्या किस तरीके से पेश कर रहा है, कि मुझे उसको फिर कैटेगराइज करना हो, या जो बंदा बैठे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, थाना, कोर्ट कचहरी, जो भी वहाँ पर लोग हैं, उनके काउंसिल हैं, उन्होंने ये चीज़ को जो ना एनालाइज करना होता है कि आया ये इसमें है या इसमें है। लोग तो आ गए अपनी कंप्लेन लेकर। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस का यहाँ पर अभी रुझान की जो बात चल रही थी, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि हुकूमती सतह के ऊपर और जो NGOs वर्क कर रही हैं, वो बड़ा सिलेक्टेड वे में वर्क कर रही हैं। उनको ओपनली, जैसे एक ब्लड बैंक के हम देखते हैं कैंप लगे हुए हैं, ठीक है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें होनी चाहिए, इसके ऊपर बाकायदा क्लासेस, सेमिनार होने चाहिए जो कि इस चीज़ का शऊर दें आवाम को, हमारे लोगों को, कि ये चीज़ जो है ना, ये इस ज़मरे में आती है और आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, और आपके लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं कि जो शिकार हो गए, रोज़ाना जो है उस तकलीफ से गुजर रहे हैं, मगर किसी से उसका इजहार नहीं कर रहे। बच्चों की क्या मेंटल कंडीशन होती है अगर वो इस तरीके से वायलेंस का शिकार हो रहे हो, चाहे अपने स्कूल में, अपने अतराफ़ के दोस्तों से, या किसी ऐसे शख्स से जिससे वो डरते हैं और उसकी शिकायत नहीं कर सकते, तो उनकी एक जब तकमील हो रही होती है किरदार की, वो किस हद तक मुतासिर होती है? लेकिन जब हमारे पास कोई बच्चा आ रहा है तो वो पहले तो उम्र उसकी कितनी है। अगर हमारे पास कोई आ रहा है कि 5 साल से 10 साल वाला ब्रैकेट है, या उससे छोटा ब्रैकेट है, या उससे बड़ा ब्रैकेट है, तो हर बच्चे की नौयत अलग है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी एक्स्ट्रोवर्ट होती है, तो वो अपनी गुफ्तगू के दौरान जब थेरेपिस्ट से बात कर रहे होते हैं तो वो बता देते हैं कि भाई यहाँ पे ये मसला आ रहा है, लेकिन प्लीज़ आप हमारी बात किसी से मत कीजिएगा, हमारे पेरेंट्स बाहर बैठे हैं, उनसे प्लीज़ ये बात शेयर मत कीजिएगा। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं उनके अंदर वो डर खौफ की कैफियत होती है, क्योंकि उनके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो चुके होते हैं कि उन्हें पता होता है कि अगर हमने इनसे बात की और अगर इन्होंने हमारे वालिदैन से या जो हमारे साथ आया है उनसे ये बात शेयर कर ली, तो घर जाके दोबारा से वही मारपीट होगी, दोबारा से हंगामा हो जाएगा, वही सारी चीज़ रिपीट की जाएगी। इसी हंगामे को, इसी तशद्दुद को हमने रोकना है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा वकार हुसैन चीमा साहब का और बिलाल हसन साहब का। आप दोनों हजरात ने बड़ी ज़बरदस्त मालूमाती बातें की हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जब वापस आएंगे ना, तो एक और बड़े दिलचस्प और बड़े अहम टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बहुत सारी दिलचस्प मालूमात लेकर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। कुछ अहम मौजू पर हमने ब्रेक से पहले बात की, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब मैं ब्रेक से आऊँगा तो एक और ऐसे टॉपिक पर बात करूँगा कि जिस पर बात करना ज़रूरी है, और वो टॉपिक है स्टटरिंग, स्टैमरिंग, जिसे हम हकलाना कहते हैं, जिसे हम लुकनत कहते हैं, कि बात करते हुए अटक जाना। हमने अक्सर देखा है बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो वो कुदरती तौर पर स्टटरिंग के शिकार होते हैं, यानी कि हकलाने के शिकार होते हैं, तोड़ तोड़ के लफ्ज़ बोल रहे होते हैं। मगर जब आप सही बोलने की उम्र में हकलाना शुरू कर दें और वहाँ आपको ज़बान में लुकनत आ रही हो, तो यकीनी तौर पर एक मसला होता है। और क्या इस मसले पर काबू पाया जा सकता है? ये मसला होता क्यों है, किन में ज़्यादा होता है? इनके तमाम तर पहलुओं पर बात करने के लिए मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। सिमरा अनवार साहिबा मौजूद हैं, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं। जैद सैफ खान साहब मौजूद हैं जो कि स्पीच थेरेपिस्ट हैं, और डॉक्टर इकरा नाज साहिबा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं सिमरा अनवार साहिबा आपसे ये जानना चाहूँगा, ये हकलाना होता क्या है?
ये जब बच्चा एक्चुअली जब बोलना शुरू करता है, ये हम एक तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि 3 तरह की स्टटरिंग होती हैं। ठीक है। ठीक है, एक होती है डेवलपमेंटल स्टटरिंग, ठीक है। एक होती है न्यूरोजेनिक स्टटरिंग, एक होती है साइकोजेनिक स्टटरिंग। सही। डेवलपमेंटल स्टटरिंग में ये होता है कि बच्चे के अंदर ये 2 से 5 साल तक की उम्र में जब बच्चा बोलना शुरू करता है, उसको सीख रहा होता है। हाँ, सीख चुका भी होता है, ये भी अच्छा। बोल सकते हैं हम। हाँ। क्योंकि बच्चा अपनी बात कन्वे करना शुरू कर देता है, हाँ। पूरी बच्चे को अपनी बातें कन्वे करना शुरू हो जाती हैं, आ जाती हैं, और टूटे वर्ड्स में, सेंटेंसेस में वो कन्वे कर रहा होता है तो अपनी बात। वो नॉर्मल होता है असल में। हाँ। वो तो बिल्कुल नॉर्मल होता है क्योंकि बच्चा सीख रहा होता है ना अपनी बात कन्वे करना। अच्छा, सीखने के दौरान में ही जब अगर वो बच्चा अपनी बात सही से कन्वे नहीं कर पा रहा होता तो वो आती है, उसमें स्टटरिंग एक चीज़ है जो आना शुरू हो जाती है। हाँ। तो वो बच्चा अटक के बोलना शुरू करना स्टार्ट कर देता है और पॉजेस ले रहा होता है, वर्ड्स पे साउंड्स पे कर रहा होता है, वर्ड्स पे कर रहा होता है। तो ये डेवलपमेंटल स्टटरिंग होती है जो बच्चे में आ रही होती है। बच्चे उनके सिबलिंग्स कर रहे होते हैं तो वो उनसे अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर बच्चा स्कूल गोइंग है, अगर स्कूल जाना स्टार्ट किया है उसने, तो वहाँ स्कूल में कोई बच्चा है जो स्टटर कर रहा है तो तब भी बच्चा उसे अडॉप्ट कर लेता है। तो ये डेवलपमेंटल स्टटरिंग होती है जो हमारी 2 to 5 ईयर्स तक की दूसरे को हकलाते हुए देखेगा तो भी उसे अडॉप्ट कर लेगा। तो भी अडॉप्ट कर सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चा सीख रहा होता है, बच्चे का उस वक्त ब्रेन भी ग्रो कर रहा होता है, तो वो बच्चा अडॉप्ट कर रहा होता है हर चीज़। अच्छा, ये कहते हैं कि एक तहकीक के मुताबिक 8% बच्चे बोलते हुए किसी न किसी मौके पर हकलाते हैं। ये हकलाना डेवलपमेंट फेज में नॉर्मल है, और उसके बाद जब वो बोलना सीख जाए और फिर भी हकला रहा हो तो उसमें फिर कुछ परेशानी की बात होती है। तो सर मुझे जैद साहब ये बताएं कि ठीक है जनाब, आ गई प्रॉब्लम, हकला गया बच्चा, उससे रे टे रे नहीं बोला जा रहा, अब क्या करें? कोई तरीक़ेकार है या फिर ऐसे ही रहेगा? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी दिस शो। और मैं ये कहना चाहूँगा, मैं सिमरा की बात को ही कंटिन्यू करूँगा, और जो आपने मुझसे कहा, देखिए रे टे इस तरह के तलफ़ुज़ को अदा नहीं कर देना इज़ समथिंग एल्स ना, वो उसमें आर्टिकुलेशन आ जाता है। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं विच इज़ ऑल अबाउट स्टटरिंग या स्टैमरिंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये चीज़ है क्या। सेम एज़ स्टटरिंग, स्टैमरिंग भी सेम है। हम यहाँ पाकिस्तान में, यूके में यूजली में जो ज़्यादा मतलब वो इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ स्टैमरिंग का इस्तेमाल करते हैं। एंड कनाडा की अगर हम बात करें, यूएस की बात करें, तो वहाँ कॉमनली स्टटरिंग की बात की जाती है, जिसे पाकिस्तान में लोग हकलाना भी कहते हैं। अब अगर ले टे की प्रॉब्लम आ जाए तो ये हकलाना नहीं है, ये वो वर्ड बंदा सही, बच्चा जो है ये बड़ा भी है, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि बच्चा ही उस ज़िम्रे में नहीं आता है, वो उस ज़िम्रे में नहीं आता। अच्छा, स्टैमरिंग है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चा या बड़ा जो एडल्ट पेशेंट भी वो हकला रहा है। देखिए, हकलाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं दिस इज़ कॉल्ड स्टैमरिंग। या कभी कभी ब्लॉकेज भी हो जाती है, लाइक मैं बोलना चाह रहा हूँ, अभी फंस गया लफ्ज़, निकल अदा नहीं हो सकेगा। दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ स्टैमरिंग। तो प्रोलोंगेशन ज़रूरी नहीं है कि स्टैमरिंग में मतलब मैं एक ही वर्ड, ब्लॉकेज भी आ गई, उस पर पॉज भी आ गया, ये भी स्टैमरिंग है। तो आपके सवाल का जवाब है कि वो रेट है, वो एक अलग टॉपिक है। जबकि स्टैमरिंग की हम बात करते हैं या स्टटरिंग की बात करते हैं, तो उसमें जो हमारे तलफ़ुज़ हैं, जिस तरह इसको हम फ्लुएंसी डिसऑर्डर भी कहते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात की रवानी जो है वो आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह बात कर रहा हूँ, लेकिन यही बात अगर मैं थोड़ा सा रुक के बात करूं तो ये मेरी फ्लुएंसी जो है, जो मेरा फ्लुएंसी रेट होना चाहिए वो नहीं है, वो अप टू द मार्क नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, वो आपको बेहतर तौर पे SLP जो कि स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होता है वो आपको बताएगा। उसके लिए जो मैं सिमरा ने बात की कि डेवलपमेंटल, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज़्यादातर केसेस में डेवलपमेंटल जो स्टैमरिंग होती है, स्टटरिंग होती है, वो खुद ही जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक नॉर्मल बंदे को, जो एक लेमैन है, उसको कैसे ही आइडेंटिफाई करेगा कि दिस इज़ डेवलपमेंटल स्टैमरिंग या ये कुछ और भी है।
लेट्स सपोज अगर हम डेवलपमेंटल स्टैमरिंग की बात करते हैं तो उसमें 2 to 5 और 2 to 6 ईयर्स में इट्स नॉर्मल। बच्चा क्योंकि ह्यूमन पर्सनालिटी जो है वो उसका ब्रेन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसके जो इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें वो देख भी रहा है, वो कौवा भी देख रहा है, वो ग्लास भी देख रहा है, तो जब वो कोई बात क्योंकि क्वेश्चनिंग करना चाह रहा है तो वो इतनी कॉम्प्लेक्स उसमें पूछना चाह रहा है कि कभी कभी स्टैमर कर देता है। अच्छा सिर्फ बच्चा नहीं, आप भी किसी के सामने अगर इंटरव्यू देने जाएंगे और ऐसी पर्सनैलिटी है, अगर मैं इमरान खान साहब के सामने बिठा दूं तो आप भी वहाँ पे नर्वस हो जाएंगे, वहाँ पे आप भी स्टैमर करेंगे। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि डेवलपमेंटल है या नहीं है। डेवलपमेंटल किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, वहाँ पे आप देखेंगे कि अगर अब्बा भी हकला रहा है, अम्मा भी हकला रहा है, उसके फैमिली में से कोई और है, तो इसका मतलब फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। फिर मतलब कुछ आपकी जो है वो हिस्ट्री का मसला है। एक कॉलर है, क्या सवाल पूछते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। पहले तो सलाम हो और आपको इस प्रोग्राम में लेके खुशी हुई, क्योंकि आप तो ऑन ग्राउंड रहने वाले आदमी हैं, बड़े मसाइल लोगों के सुनते हैं और बातें बताते हैं हमें। मैं देखिए मौजूद में इम्पोर्टेंट मेरा मुख्तलिफ सवाल करते हुए पूछना इनसे, क्योंकि बहुत सी बातें समझाएंगे मुझे। देखिए इसकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करना चाहता हूँ। कुछ जो लोग जिस तरह की जिनकी लुकनत होती है या तसलाहट होती है, तो लोग वो ट्रामा के शिकार इसलिए हो जाते हैं कि लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं और उनके साथ यानी उनको एक कहीं ना कहीं जाकर उनको बुलिंग भी करते हैं। तो ये जो ट्रामा है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट को कौन दूर कर सकता है? घर वालों का क्या किरदार होना चाहिए उनको साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए? ये मेरा बड़ा अच्छा सवाल और इस मौजू के एक और पहलू को उजागर किया है। साइकोलॉजिकल इसके अंदर किरदार क्या होता है हकलाने में? क्या कोई बात ऐसी, कोई ट्रॉमा ऐसा जहन में बैठ जाता है, उससे भी ये मसला हो सकता है? देखिए चलें इन्हीं की बात से लिंक करते हैं। अगर जेनेटिक है, हमारे पास कोई न्यूरो डेवलपमेंटल इशू आ रहा है, ठीक है, ऑटिज़म है या ADHD, और उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चा जो है उसके अंदर कोई फ्लुएंसी डिसऑर्डर आ रहा है लैंग्वेज का, तो हम वो पे न्यूरोलॉजिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट इनके पास जाते हैं, बच्चा स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाता है और वो उसकी स्पीच के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बाकी बिहेवियरल इशूज़ हम देख रहे होते हैं। लेकिन अगर उसके साथ कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है, कोई ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके बाद से ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी जो हमारा सोशल सर्कल है, हमारी सोसाइटी है, वो इसको एक मजाक के तौर पे लेती है। जब वो उसको मजाक के तौर पे लेती है तो वो बच्चे को और बुली करती है, जिसकी वजह से वो और ट्रोमेटिक जोन में चला जाता है, उसको और ट्रॉमा होता है, उसको होता है यार मेरा मजाक बनेगा, तो वो बच्चा सोशल लाइफ से थोड़ा सा दूर हो जाता है, वो अपनी फैमिली से थोड़ा दूर हो जाता है कि लोग उसका जो है वो मजाक उड़ाएंगे, उसका कोई वो कहीं लोगों के सामने अगर कोई एक लफ्ज़ नहीं बोल सकेगा तो सब लोग उसके बारे में बात करेंगे, कहेंगे, उसके तरह तरह के नाम रख देंगे, तो वो बच्चा थोड़ा सा हटके जो है वो लोगों से रहने लगता है। ऐसे बच्चे या ऐसे लोग मुकम्मल बात करने में हकला रहे होते हैं या सिर्फ उस तरह की बात जिससे वो यादें वाबस्ता है, वो ट्रॉमा वाबस्ता है, वहाँ आके उनकी हकलाहट आती है? इट डिपेंड्स। कभी सिर्फ ये होता है कि सिर्फ वो इवेंट अगर वो दोहरा रहे हैं, अगर उसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई कार एक्सीडेंट फॉर एग्जांपल हुआ, या वो कोई बुली हुआ था, या उसके साथ कोई और अब्यूज़ हुआ, और आप उससे वही स्पेसिफिक इवेंट पूछ रहे हैं, तो वो बच्चा स्टैमरिंग शुरू कर देगा, वो हकलाना शुरू कर देगा। लेकिन कभी कभी होता है कि वो चीज़ सिर्फ स्पेसिफिक इवेंट तक महदूद नहीं रहती, वो हर जगह पे जो है वो बच्चा जारी रखता है। तो इस सिलसिले में फिर वो थेरेपिस्ट के पास आते हैं और थेरेपिस्ट फिर वो उनकी एंजाइटी, उनका स्ट्रेस और इस तरह की चीज़ों को डील करता है, और फिर उसको जो है जब वो थोड़ा रिलैक्स होता है, उसकी लैंग्वेज के ऊपर काम किया जाता है और उसको ये सिखाया जाता है, उसको ये बताया जाता है। इसके लिए हम ग्रुप थेरेपीज़ भी करते हैं, इंडिविजुअल थेरेपीज़ भी करते हैं कि आप इस चीज़ में अकेले नहीं हो। बहुत सारे लोग हैं जो इस मसले का थेरेपी कराने का मकसद यही होता है कि अगर एक प्रॉब्लम आपको आ गई है तो उसको ओवरकम किया जा सके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। तुतलाहट एक अलग चीज़ है और हकलाना एक अलग चीज़ है। अभी ब्रेक से पहले हम इसी बात को आगे बढ़ा रहे थे और मैं इस वक्त ज़रा ये मालूम करना चाहूँगा कि ये कुछ लोग हकलाते हैं बात करते हुए सिमरा साहिबा, और गाना गाते हैं, सही गाते हैं, कोई नज़्म पढ़ते हैं, सही पढ़ते हैं? जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि वो चीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मेमोराइज होती है बच्चे को। जैसे कोई पोम्स हैं या कोई सॉन्ग्स हैं, तो वो पेरेंट्स भी हमारे पास आते हैं, कहते हैं बस ये बात करने में स्टटर कर रहा है या स्टैमर कर रहा है, लेकिन ये उन चीज़ों में नहीं कर रहा है। जैसे ये राइम्स गा रहा है तो बिल्कुल सही है, ये सॉन्ग्स गा रहा है तो बिल्कुल सही है, उसमें नहीं रुक रहा है ये। तो यही हम उनको चीज़ें बताते हैं, उसे याद होती है, वो मेमोराइज होती है। एग्जैक्टली। अच्छा एक इसकी एग्जांपल मैं ऐसे भी दूंगी आपको कि अगर बच्चा हमें नाम बता रहा है कि मेरा नाम उमर है, उमर है, सही है,
तो मैंने उसको बोला मेरा नाम उमर है, अब बोलो दोबारा। बिल्कुल सही बोला उसने। अच्छा, इसलिए बोला क्योंकि वो मैंने वो उसको पहले अदा कर चुका है, वही वर्ड्स उसके जहन में आ गए हैं। दोबारा बोलो तो वो बिल्कुल सही बोलेगा, लेकिन हमें देखना है अगर वो दोबारा से स्टटर उस पे कर रहा है, फिर उस पे जाके रुका, फिर हमने बुलवाया, फिर उस पे जाके रुका, तो इट मीन्स उसका साउंड का उस साउंड बेसिकली उस साउंड पे कर रहा है वो स्टटर। तो हम उस साउंड को लेते हैं, फिर उस साउंड की एक जो एरर होता है उस पर हम उसकी थेरेपी करवाते हैं, देन फिर हम उसको। कितने साल की उम्र तक बच्चा पहुंच जाए और वो हकला रहा हो तो फिर ये कहा जाएगा कि नहीं अब इसके ऊपर काम करने की जरूरत है? अगर बच्चे को 6 मंथ्स भी हो गए ना स्टैमर करते हुए, तो आपको सीरियसली लेना चाहिए। सीरियसली लेना। कोई लैप्स होते हैं, कोई कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो है वो अब हकलाना शुरू हो गया है और इसको अब बाकायदा इसकी थेरेपी की ज़रूरत है, ये कैसे पता चलेगा हमें? देखें पेरेंट्स, अब मैं आपको बोलूँ कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी उनको कहते हैं कि नहीं हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन वो टाइम निकलता जाता है और बच्चा ज़्यादा करता है। फिर पेरेंट्स टू पेरेंट्स उनको ये होता है कि भाई आप किसी स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाएं, या कभी डॉक्टर्स भी बोल देते हैं कि आप इसको किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाएँ ताकि इसकी स्पीच थेरेपी हो और ये ठीक तरह से बोलना शुरू करे। तो बच्चों को फिर वो हमारे पास लेकर आते हैं, फिर हम उनकी थेरेपी स्टार्ट करते हैं। स्पीच थेरेपी के हवाले से ही सवाल आ रहे हैं और एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी अली जी, ठीक ठाक। अच्छा, मेरी बेटी है कोई तकरीबन 5 साल की ना, तो वो वैसे तो हकलाहट का शिकार नहीं है, लेकिन जो भी अल्फाज काफ से शुरू होते हैं ना, काफ से, तो वो उस अल्फाज की आबादी में ना थोड़ा सा हकलाती है ना। अच्छा। तो ना बाकी ओवरऑल वो बिल्कुल सही बात करती है। अच्छा। तो इस हवाले से बताएं कि ये स्पीच थेरेपिस्ट और ये पैथोलॉजिस्ट बैठी है, ये इस हवाले से क्या उनकी क्या राय है? जैद साहब, ये क्या मामला है? काफ से शुरू होने वाले जुमले से हकलाना शुरू? बेसिकली मैंने आपको जैसे इससे पहले भी सेगमेंट में बताया था ब्रेक से पहले कि वो आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है। का की डिलीवरी, मतलब अगर हम का प्रोनाउंस करते हैं का, तो वो बच्चे त, उनको मैनर्स ऑफ टंग जो है ना, उनको ये पता ही नहीं होता कि हम किस तरह उस चीज़ को डिलीवर करेंगे। तो उसके लिए जो सबसे पहला जो रोल प्ले होता है वो स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है वो उसको टंग मूवमेंट जो है उसको वो बताता है कि का की जो डिलीवरी है वो आपको इस तरह से डिलीवर करनी है। तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, वो स्टैमरिंग का वो टॉपिक नहीं है, वो आर्टिकुलेशन। अच्छा, आप जब थेरेपी की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हैं, किस तरीके से, ज़रा उसको भी थोड़ा सा बताएं। देखें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैमरिंग है किस तरह की। वो अगर न्यूरोलॉजिकल है, वो साइकोलॉजिकल है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, या फिर डेवलपमेंटल है जैसे मिस सिमरा ने बताया। जब आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर उसमें पेशेंट के हिसाब से, अगर हमें पता है कि उसका ब्रीथिंग इशू है, मतलब स्पीच में सबसे पहला काम जो होता है आपकी ब्रीथिंग, अगर आपकी ब्रीथिंग नॉर्मल नहीं है तो हम सबसे पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। अच्छा। उसमें इनहेल एंड एक्सहेल। कभी आपने वो भी सुना होगा, यार थोड़ा सा ठहर जाओ, आराम से बात करो, लंबी सांस ले लो, फर्स्ट टेक्निक। फिर उसके बाद हम प्रोलॉन्गेशन पे जाते हैं। अगर बच्चा कोई वर्ड लंबे टाइम तक डिलीवर नहीं कर पा रहा तो हम उसको प्रोलॉन्गेशन की एक्सरसाइज करवाते हैं, फोनेटिक जो है उसमें एंड देन वी काउंटेड फ्रॉम द स्टॉपवॉच कि अगर 3 सेकंड्स पे वो बच्चा स्टॉप कर रहा था, नाउ यू हैव टू मूव ऑन 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, ग्रेजुअली उसको मूव करना है। मतलब उसका जितना टाइम आप उसको इंटरवल बढ़ेगा वो उसके लिए बेहतर होगा। अच्छा, इसमें पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हम जब एग्जामिन करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, तो उसमें ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है कि हमें बच्चे को किस तरह लेके चलना है। अब अगर उस पर कोई सोशल एंजाइटी है, आपने बहुत सारी मूवीज़ में या बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि जब वो कोई उनके हैप्पी मूड आता है या कोई उनका सैड मूड आता है तो वो स्टैमर करते हैं, या फिर वो उनको सोशल एंजाइटी होती है। ऐसे बच्चे भी होते हैं, बेटा इनसे मेहमान से सलाम करो, नहीं मैं सलाम नहीं कर रहा, मतलब उस वक्त वो स्टैमर कर रहे होते हैं। तो अगर उसको सोशल एंजाइटी है तो हम इसमें पेरेंट्स काउंसलिंग बहुत अहम है। तो हम पेरेंट्स को ये काउंसलिंग करते हैं कि इसकी जो सोशल एंजाइटी है वो उसको मिनिमाइज़ करवाया जाए। हर वक्त घर में मेहमान भी नहीं आते आपके, तो आपकी जो नेबर्स में आपका जो चौकीदार है उससे ज़्यादा आप सलाम करो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप मिलो। उसमें जो आपकी एंजाइटी है ना वो बहुत ज़्यादा कम होगी। जब एंजाइटी कम होगी तो वो स्ट्रेस वो जो कम होगा तो उसमें फिर बच्चा वो स्टैमर नहीं करेगा।
दूसरी चीज़ एक और थेरेपी है जो एक टेक्निक है, हम बच्चे को कहते हैं या पेरेंट्स, अगर स्ट्रोक के बाद हो गया या स्ट्रोक के बाद नहीं हुआ, एक एडल्ट पेशेंट आता है 14-15 ईयर्स का जो माशाल्लाह नॉर्मल है और अब वो स्कूल उसके पास आउट हो गया, वो इंटर या कॉलेज में है, तो हम उसको ये कहते हैं कि बेटा आप अपना ही जो अपना सेंटेंस है, अपनी कॉन्वर्सेशन है वो आप रिकॉर्ड करो, क्योंकि जब वो दूसरे के सामने बात करता है तो वो स्टैमर कर रहा होता है, लेकिन वो अकेले में शीशे के सामने करेगा तो नहीं। तो एक टेक्निक, वो शीशे के सामने, अगर उसको एंजाइटी हो रही है तो शीशे के सामने खड़े हो जाए, बात करे, उससे भी उसकी वो चीज़ मिनिमाइज होगी, उससे भी मिनिमाइज हो सकती है ना। अच्छा डॉक्टर इकराम, मुझे ये बताएं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर होता कितना है। एक सवाल है जहन में आया कि अगर हमने देखा है अपने इर्द गिर्द, जिस घर में जॉइंट फैमिली होती है ना, बच्चे ज़्यादा है, वहाँ के बच्चे टॉकेटिव भी ज़्यादा होते हैं, स्टैमरिंग का इशू भी कम होता है उनके अंदर। जो बच्चे अकेले रह रहे होते हैं तो उसमें ऐसा कुछ है, इस तरह के स्टैट्स हैं हमारे पास? देखिए, अगर जहाँ बच्चा जॉइंट फैमिली में रह रहा है, लोग ज़्यादा हैं या उसका इंटरेक्शन लोगों के साथ ज़्यादा हो रहा है और वहाँ पे कोई एंजाइटी या कोई इस तरह की चीज़ भी डेवलप नहीं की जा रही है, वरना कभी कभार फैमिलीज़ में होता है कि बच्चों को कोई ऐसा वर्बेटम दे दिया जाता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की सेल्फ स्टीम पे और या बच्चे के अंदर एंजाइटी जो है वो डेवलप कर देता है। जैसे कोई उसके रूम को कोई कुछ कह दे कि भाई तुम्हारा कमरा ऐसा है या तुम्हारी चीज़ें ऐसी हैं, तो वो बच्चे के अंदर सेल्फ स्टीम के इस तरह के इशूज़, एंजाइटी के इशूज़ आते हैं, तो वो बच्चे को हम कह सकते हैं कि स्टैमरिंग या स्टटरिंग की तरफ वो जा सकता है, उसके अंदर एंजाइटी आ सकती है। लेकिन अगर बच्चे की इंटरेक्शन है, बहुत सारे लोग घर में हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चे का बोलचाल ज़्यादा है, उन लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है, सुनेगा ज़्यादा, बोलेगा ज़्यादा, प्रोनाउंसिएशन है, वर्बल सेंटेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं ये कहूँगी कि सोशल एंजाइटी अगर किसी बच्चे के अंदर ज़्यादा है तो सबसे पहले उसकी थेरेपी करवाई जाए। ऐसा ना हो कि हम उसका इंटरेक्शन बाकी लोगों के साथ इतना करा दें कि वो एंग्शियस होकर उसको पैनिक अटैक पड़ने लगे। तो पहले हम उसकी एंजाइटी के ऊपर काम करेंगे विद आर्ट थेरेपी, विद प्ले थेरेपी, और उसके बाद हम उसको इंटरेक्ट कराएंगे विद द सोसाइटी, क्योंकि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। हम अगर डायरेक्टली जो है उसको हम सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करवा देते हैं तो वो पैनिक अटैक की तरफ भी जाता है, पैनिक अटैक की तरफ चला जाता है। आखिर में तीनों जो मेहमान हैं उन सिर्फ एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, स्पीच थेरेपी से और इन तमाम तर चीज़ों से, इस वर्कआउट से स्टैमरिंग पर ओवरकम करना पॉसिबल है और ये मुमकिन है हमारे नाजरीन के लिए? छोटा छोटा मैसेज आप तीनों की तरफ से। जी बिल्कुल, हम ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो हम पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि आप थेरेपी, बच्चा अब सही हो गया है, मतलब एक ट्रैक पे आ गया है, सही तरह से बात कर रहा है, तो आप इसकी एक्सरसाइज आपने जारी रखनी है, साहब ने बताई है, ठीक है आपको कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ये सब चीज़ें आपको कंटिन्यू रखनी है, वरना दोबारा से स्टटरिंग के चांसेस हो सकते हैं। चलें जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। आपके सवाल के जवाब में 2 एग्जांपल्स दूंगा। आपको शायद आइडिया होगा कि हमारे एक फिल्म स्टार है ऋतिक रोशन, उनको भी स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था, लेकिन आप देखें वो कितना फ्लुएंट है, बिल्कुल ऐसा आपको कभी नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक आप देखें, उनको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था, तो ये थेरेपी से जो है बिल्कुल इसको ओवरकम किया जा सकता है। अच्छा, मैं यहाँ सिर्फ प्रोफेशनल्स को एक मैसेज दूंगी कि हमारे यहाँ प्रोफेशनल समझते हैं कि ये सिर्फ केस हमारा है, अगर हम एज अ टीम बन के काम करें तो बच्चों को बहुत जल्दी हम स्टैमरिंग या स्टटरिंग जैसे मसले से निकाल। चले जनाब, बिल्कुल इस पर भी काबू पाया जा सकता है, और अगर कोई स्टैमरिंग या स्टटरिंग का शिकार है तो वो और उसके अतराफ़ के जो लोग हैं, उसकी जो फैमिली है, जो उसके फ्रेंड सर्कल है, उस पर काम करें तो ये भी मुमकिन है। आज अपने प्रोग्राम में बहुत सारी हमने मालूमाती बातें की, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे तीनों मेहमानों का, जिन्होंने आज अपना वक्त निकाला और हमें इतनी दिलचस्प मालूमात दी स्टटरिंग के हवाले से, और बहुत सारी चीज़ों पर हमने बात की। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अब एक नए मौजू के साथ, एक नए दिन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी।